हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 111 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक और उसकी पूरी टीम एल्फ किंगडम से बाहर निकल चुकी है। वो लोग फोर्थ गोल्ड स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका रास्ता मर्चेंट गिल्ड्स की तरफ से होकर जाता है। वो लोग एक कैरवान के ऊपर सवार है और वो लोग बैरोड को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो यही पर एपिसोड 111 की शुरुआत में लियोनहार्ड का सीन दिखाया जाता है। लियोनहार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस डायमेंशनल क्रैक को सील कर देता है एक छोटी स्पेस के अंदर। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि लियोनहार्ड साना और मिस्टर लाउड के साथ एक आईसी फील्ड की तरफ गया था, एक आईसी एरिया की तरफ, जहां पर एक डायमेंशनल क्रैक ओपन हुआ था। तो साना ने उस डायमेंशनल क्रैक के अंदर घुसकर देखा था और उसके बाद लियोनहार्ड को इस बारे में बताया था कि अंदर क्या चीज है। लियोनहार्ड अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस डायमेंशनल क्रैक को एक क्यूब के अंदर बंद कर देता है और साथ ही वो इस बारे में सोच रहा होता है। हालांकि हमारी गॉडेस ऑफ डार्कनेस, जिस पर मुझे शक है कि वो फेक है, लेकिन फिर भी तो हमारी चर्च ऑफ डार्कनेस के जितने भी बाकी के ऑफिसर्स हैं उन सभी को ऑर्डर्स दे रही है। पर भी ये डायमेंशनल क्रैक्स ओपन हो रही है। वो उन सभी को कह रही है कि इन डायमेंशनल क्रैक्स को बंद करें। अब इस बात का मतलब क्या हो सकता है कि जो फेक गॉडेस ऑफ डार्कनेस है वो भी यही चाहती है कि डायमेंशनल क्रैक्स को बंद किया जाए। हालांकि ये डायमेंशनल क्रैक्स भी उसी की वजह से ओपन हो रहे हैं। कई बार मिस्टर लाउड और साना भी खड़े होते हैं और वो भी दोनों आपस में बहस कर रही होती हैं। मिस्टर लाउड साना से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताया कि ये चीज क्या है? नहीं, तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि ये चीज क्या है, क्योंकि यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस वालों को भी नहीं पता कि ये क्या है। साना उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि एक डायमेंशनल क्रैक है जिसकी दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स डीमन गॉड की दुनिया है। मिस्टर लाउड से कहता है, चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे जैसे लोगों को इस सारे मसले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक डंजन की तरह है तो दूसरे सभी लोग इससे निपट लेंगे। और वैसे भी हमारी इस दुनिया को तो गॉडेस प्रोटेक्ट करती है और उसकी सारी पावर्स के यहाँ पर होने के बावजूद ये डायमेंशनल क्रैक यहाँ पर कैसे ओपन हो सकता है? तो बस एक डंजन है, मैं कोई गलत फहमी हुई होगी। और फिर मिस्टर लाउड साथ ही लियोनार्ड से कहते हैं, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है। तुमने कहा था कि तुम मुझे हीलिंग आर्टिफैक्ट दोगे, अब जल्दी से वो मुझे दे दो। लेकिन लियोनार्ड मिस्टर लाउड की ये बात सुनते ही गॉडेस हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट करती है अपनी डिवाइन पावर से, तो ये डायमेंशनल क्रैक यहाँ पर ओपन नहीं हो सकता। इसको सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, तो इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी गॉडेस ऑफ डार्कनेस को कैद किया है, अभी उसका फेक बना हुआ है, वो उसकी डिवाइन पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहता है या फिर अपने लिए हासिल करना चाहता है। और साथ ही वो अपने पास से उस हीलिंग आर्टिफैक्ट को निकालता है और मिस्टर लाउड की तरफ फेंक देता है। मिस्टर लाउड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इस आर्टिफैक्ट की मदद से अपने अंडू को हील कर सकते हैं। सोना आगे बढ़ता है, लियोनार्ड से कहता है, सर लियोनार्ड, आपको मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लियोनार्ड से कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों को जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। साना कहता है, लेकिन आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर आए थे ताकि हम सभी लोग इन डायमेंशनल क्रैक्स को इन्वेस्टिगेट कर सके। लियोनार्ड से कहता है, मुझे लगता है कि मेरी जजमेंट काफी ज्यादा गलत हो गई है। अगर मेरी जजमेंट यहाँ पर गलत नहीं भी हुई, फिर भी हमारा टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर आ चुके हैं हमें पकड़ने के लिए। तो वहीं पर क्लिफ के ऊपर दिखाते हैं चर्च ऑफ डार्कनेस के बहुत सारे ऑफिसर खड़े होते हैं। उनमें से एक ऑफिसर के पास एक नोटिस होता है जिसके ऊपर लियोनार्ड का अरेस्ट वारंट होता है और उसे कहा जाता है कि तुमने गॉडेस के मना करने के बावजूद भी अकेले इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया, इसी वजह से तुम्हारे ऊपर ये इल्जाम है। तुमने गॉडेस की बात को मानने से इनकार किया, इसी वजह से तुम्हें जेल में बंद किया जाएगा, तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर लियोनार्ड को पकड़ लेते हैं। जबकि यहीं पर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एल्फ किंगडम का। एल्फ किंगडम में एल्फ किंग का फ्यूनरल होता है और उसके बारे में बताया जाता है कि 11th एल्फ किंग ने, जिनकी उम्र 950 साल है, ने यहाँ पर एल्फ किंगडम के ऊपर 250 साल तक रूल किया है अपने बहुत ज्यादा बुढ़ापे की वजह से। और साथ में उन्हें एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी थी जिसकी वजह से वो रात को चल बसे। और ये सारी की सारी बात रिचर्ड उन दोनों को बता रहा होता है, गैरहान और जिनोविया को। रिचर्ड उनसे कहता है, एल्फ किंगडम के सभी लोगों को इसी बारे में बताया गया है कि वो बीमारी की वजह से मरा है, लेकिन मैंने वहाँ पर उसको मार डाला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस इस सारी बात को पब्लिक कर सकता है, वरना एक खलबली मच जाएगी। लेकिन साथ ही उन्होंने बॉर्डर्स को भी क्लोज कर दिया है और एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च किया है जो कि फेरी अलायंस वाले करवा रहे हैं। जिनोविया से कहती है, तुम्हें उसे अपनी तलवार के साथ नहीं मारना चाहिए था, तुम इसको खामोशी से करते, यानी कि किसी पॉइजन का भी तो यूज कर सकते थे। इस तरह यह मसला बहुत ही आसानी से निपट जाता। गैरहान उसे कहता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि वहाँ पर हुलियान के काफी सारे स्पिरिचुअलिस्ट हैं। अगर ये एल्फ किंग को पॉइजन देकर मारता तो हुलियान को इस बारे में पता चल जाता कि एल्फ किंग को किसी ने पॉइजन दिया है। अचानक एल्फ किंग की मौत की वजह से उन सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। वो सभी लोग एल्फ किंग के कातिल को ढूंढने में लग जाएंगे। ऊपर से मैं ये भी चाहता हूँ कि हुलियान को भी हमारे बारे में ना पता चले और बाकी के चारों किंग्स को भी इस बारे में ना पता चले। वो रिचर्ड से कहता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो तुमने ये कहा है कि वहाँ पर जितने
जितने भी फेरी अलायंस के किंग्स हैं उन सभी को इस बारे में नहीं पता और वो सभी लोग एक बहुत बड़े शक में हैं कि वो किसको इसका जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एल्फ किंग को कौन मार सकता है। ऊपर से लेडी हुलियान बहुत ज्यादा अफसोस में है कि वो एल्फ किंग के बहुत ज्यादा करीब थी। रिचर्ड उनसे कहता, हाँ आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। नोविया से कहती है तो फिर पीछे सिर्फ एक ही मसला बचता है और वो साथ ही रिचर्ड की बॉडी के ऊपर जो सील होती है उसको एक्टिवेट करती है। रिचर्ड भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये अचानक मेरी मैजिकल सील को क्यों एक्टिवेट कर रही है, क्या ये मुझे मारना चाहती है। नोविया से कहती है जब हम लोगों ने तुम्हें लास्ट टाइम एक मिशन दिया था भूतिया घर के अंदर उस वाल्टेरियन वॉरियर और उसके दोनों दोस्तों को कैद करने का, तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोगों ने अपने मिशन को पूरा कर दिया है। रिचर्ड उनसे कहता हाँ मुझे ये बात कंफर्म है, हमने अपनी आंखों से एक मैजिकल मिरर के जरिए से उसे देखा था, हम पर जो ट्रैप था वो एक्टिवेट हो गया था और वो सभी लोग उस भूतिया घर के अंदर भी थे। ज़ेनोबिया उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये सारे उनके भूत फिर रहे हैं, तुमने अगर उसे अपनी मैजिकल डायमेंशन के अंदर कैद किया था तो फिर वो वहाँ से बाहर कैसे निकले। तुम्हें पता है कि अगर एक बार किसी को उस डायमेंशनल ट्रैप के अंदर कैद कर दिया जाए तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो वाल्टेरियन वॉरियर और उसके दोनों दोस्त वो तो बिल्कुल सही सलामत है और हमारी प्लान्स के ऊपर पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? मेरे पास इसका सिर्फ एक ही जवाब है, इसका मतलब तो ये है तुम एक रेगुलर वाल्टेरियन हंटर और एक मेज के सामने बिल्कुल बेकार हो। गैरहान उसे कहता है जरा रुको, तुम उन सभी को रेगुलर हंटर्स नहीं कह सकते, वो वाल्टेरियन वॉरियर बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर रिचर्ड की रिपोर्ट सच है तो मुझे लगता है कि वो भी वॉरियर्स हैं बिल्कुल हमारी तरह, यानी कि उनको भी हीरो बनाया गया है और उन्हें ब्लेसिंग दी गई है गॉडेस की तरफ से। ज़ेनोबिया उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुमने वहाँ पर सिर्फ एक ही लड़की को देखा है जिसके पास वो नेकलेस था कि हम लोगों ने एलिजेंड्रो को दिया था और उसका लेवल सिर्फ 38 है, और इसके अलावा तुमने एक और लड़की को देखा है जो कि अपने आप को गॉडेस का एम्बॉडीमेंट कहती है, और इसके अलावा तुम किसी को भी नहीं देख पाए, यहाँ तक कि तुमने वाल्टेरियन वॉरियर को भी पर्सनली नहीं देखा। रिचर्ड उनसे कहता है हाँ मैं उनके रूम में नहीं घुस सका क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी, इसी वजह से उनके रूम में घुसना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता था, मैंने दीवार के साथ कान लगाकर उनकी बातें सुनी। तो मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मैंने वहाँ पर सुना उनमें से एक लड़की अपने आप को गॉडेस ऑफ डार्कनेस किरशाली की रिप्रेजेंटेटिव कह रही थी और उसका नाम किविए है। गैरहान उसे कहता है मुझे लगता है कि वो लड़की वाकई में गॉडेस ऑफ डार्कनेस की रिप्रेजेंटेटिव होगी, तो उस लड़की को हमारे बारे में काफी कुछ पता है, ये बात सच हो सकती है, गॉडेस अपने आप को बचाने के लिए किसी की हेल्प ले रही है। ज़ेनोबिया उसे कहती है लेकिन अगर चर्च ऑफ डार्कनेस वाले इस बात को अनाउंस न करें कि वो लड़की जिसका नाम किविए है गॉडेस ऑफ डार्कनेस की रिप्रेजेंटेटिव है तो पब्लिक में से कोई भी इंसान इस बात को नहीं मानेगा, कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि वो लड़की जिसका नाम किविए है वो बैरोल्ड को ढूंढ रही है और जैसे ही बैरोल्ड उसको देखेगा तो बताया कि उसके बाद क्या होगा। गैरहान उसे कहता है मुझे पता है कि वो पागल है, उसे जैसे ही पता चलेगा गॉडेस ऑफ डार्कनेस खतरे में है तो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। ज़ेनोबिया उसे कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें यहाँ पर अपने दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स को भेजना चाहिए, लोगों को बैरोल्ड तक पहुँचने से पहले ही उनको रास्ते में मरवा देती है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम ऐसा करने की भी इजाजत नहीं दोगे। गैरहान उसे कहता हाँ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो हम लोग कुछ आम से हंटर्स को मारने के लिए अपनी पूरी आर्मी को भेज देंगे, इस मसले की तरफ सभी का ध्यान खींचा जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे इस मिशन को रिचर्ड पूरा करेगा। नेक्स्ट सीन चर्च ऑफ डार्कनेस के मेन ऑफिस का दिखाया जाता है, मेन हेडक्वार्टर में, जहाँ पर उन्होंने लियोनहार्ड को कैद करके रखा हुआ है। वहीं पर चर्च के बाहर का सीन दिखाते हैं, चर्च के बाहर उन्होंने अपना तंबू लगाया होता है, साना वहीं पर बैठा होता है आग जलाकर और खाना पका रहा होता है। बाहर जो दो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे कहते हैं तुम अभी तक शाह पर क्या कर रही हो, हमने तुम्हें कहा था कि शाह से दफा हो जाओ, तुम बार बार वापस क्यों आ जाते हो। साना उनसे कहता है तुम लोगों ने कहा था कि मेरे ऊपर कोई भी इंसान नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं हटने वाला जब तक तुम लोग मुझे सर लियोनहार्ड से मिलने नहीं देते, मुझे बस एक बार उससे मिलने दो। गार्ड उसे कहता है अब जबकि तुम आजाद हो तो फिर जाओ अपने घर चले जाओ, यहाँ पर बैठकर इस मीट को ग्रिल करना बंद करो, इसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। साना उसे कहता है तो तुम लोग भी मेरे साथ बैठकर ये मीट क्यों नहीं खाते। वो किक मारते हुए उसके मीट के स्टोव को फेंक देता और कहता है मैंने कहा यहाँ से भाग जाओ, मुझे कितनी बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं काम के दौरान कुछ भी खा नहीं सकता। साना उसका पाँव पकड़ लेता और कहता है अब ऐसे भी तो मत कहो, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो, उसने कहा कि काम के दौरान तुम लोग कुछ खा नहीं सकते। तो गार्ड उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना अपने घर वापस चले जाओ, तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो, ऐसा ना हो कि हम लोग तुम्हें भी उठाकर जेल में डाल दे। ना उसे कहता है प्लीज मुझे सर लियोनहार्ड से एक बार मिलने दो, और साथ ही वो अपने पास से वो हीलिंग आर्टिफैक्ट निकालता है जो कि लियोनहार्ड ने मिस्टर लाउड को दिया था। वो उनसे कहता है ये आर्टिफैक्ट मैं तुम लोगों को दे दूंगा अगर तुम मुझे उससे मिलने दोगे। लियोनहार्ड उसी वक्त आगे बढ़ता है और साना के सर में एक जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहेंगे ये मेरा है। साथ ही वो उसे खींचते हुए पीछे ले जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा आर्टिफैक्ट उसको देने की, मैंने ये आर्टिफैक्ट इसलिए तुम्हें दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये काम कैसे करता है, तुम अपनी गाइडलाइन सिस्टम में देकर मुझे बताओ ये काम कैसे करता है, और तुम ये आर्टिफैक्ट रिश्वत के तौर पर उनको
देने वाले थे। अगर दोबारा तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं यहाँ पर चिल्लाकर सभी को बता दूंगा कि तुम एक दूसरी दुनिया के इंसान हो। साना चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें जिसको भी बताना है जाकर बता लो, लेकिन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सर लियोनार्ड ने मेरी जान बचाई है और जिसने मेरी जान बचाई है वो मेरा सेवियर है और मैं उसको छोड़कर कभी नहीं जा सकता, जबकि वो यहाँ पर किसी जुर्म की सजा काट रहा है। मिस्टर लाउड उसके हाथ से अपना आर्टिफैक्ट छीन लेते हैं और कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। तो साथ ही मिस्टर लाउड सोच रहे होते हैं पता नहीं यहाँ पर चल क्या रहा है। कोई गॉडेस की बात करता है, कोई गॉड की बात करता है, यानी डीमन गॉड की। तो सभी को अपनी अपनी पड़ी है कि मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल हंटर की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो सभी की वजह से मैं इस सब चक्कर में क्यों पड़ जाऊँ। बस यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 111 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक को शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 112 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साना लियोनार्ड से मिलने के लिए उनके चर्च के बाहर ही बैठा होता है। उसने वहीं पर अपना कैंप लगाया होता है, लेकिन वो वहाँ से जा नहीं रहा। वो गार्ड बार बार उसे वहाँ से जाने का कहती है। साना अपने पास से वो आर्टिफैक्ट निकालता है जो कि मिस्टर लाउड ने उसे यूज करने के लिए दिया था। तो उसे इसके तरीके के बारे में बताया अपनी गाइडलाइन सिस्टम में देखकर कि इसको कैसे यूज करना है। लेकिन साना वो आर्टिफैक्ट गार्ड्स को देने लगता है। उसी वक्त मिस्टर लाउड आगे बढ़ती है और उसे खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है और कहती है बेवकूफ कहेंगे, ये तुम क्या कर रहे थे। अगर तुम्हें उन गार्ड्स को रिश्वत ही देनी है तो अपनी कोई चीज दो, मेरा आर्टिफैक्ट उनको क्यों दे रहे हो। साथ ही मिस्टर लाउड कहते हैं पता नहीं मैं इन सारे बेवकूफों में कहां पर फंस गया। सभी को, किसी को रेटिना की पड़ी है, किसी को आर्मलेस डीमन गार्ड की पड़ी है, जो तो बस अपने आप को हील करना है। मुझे इन सब से क्या फायदा होने वाला है। साना काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इमोशनल होकर उसे कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस सर लियोनार्ड को बचाना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और वो मेरा सेवियर है, इसलिए मैं उसकी जान बचाना चाहता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा तो मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। इसी वजह से मैंने तुम्हारा आर्टिफैक्ट उन गार्ड्स को रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की। मिस्टर लाउड उसे कहते हैं क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम रेथिना के नहीं हो, इसलिए तुम्हें चर्च ऑफ डार्कनेस के रूल्स के बारे में नहीं पता। एक बार जब उन्हें कोर्ट में ले जाया जाता है, ये किसी क्रिमिनल को कोर्ट में ले जाया जाता है, तो उसके बाद किसी को भी इससे मिलने की इजाजत नहीं होती। फिर उनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मारे जाते हैं। और क्या तुमने उस ऑर्डर्स के बारे में नहीं सुना था। जब वो प्रीस्ट वहाँ पर आकर उसके पास एक पेपर था, उसने कहा था एक हाई रैंकिंग के प्रीस्ट ने गॉडेस के भेजे हुए ओरेकल की खिलाफ वर्जी की है। क्या तुम इस बात का मतलब समझते हो कि उसने गॉडेस के ऑर्डर्स को मानने से मना किया है, इसी वजह से अब इसको सजा दी जा रही है। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम दोनों उसके साथ शामिल थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हमें छोड़ दिया और हमें साथ में नहीं पकड़ा, ना अभी तक तो हम दोनों को साथ में मार दिया जाना चाहिए था। और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी उसकी सारी पावर्स उसे ले ली जाएंगी और साथ ही लियोनार्ड को भी मार दिया जाएगा। उसी वक्त इंटेरोगेशन रूम का सीन दिखाती है जहाँ पर एक ऑफिसर के हाथ में एक बड़ा सा बैट होता है जो कि लोहे का बना होता है, पर उन्होंने लियोनार्ड को कुर्सी के ऊपर बांधा होता है। वो बैट को उसके मुंह के ऊपर मारता है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन वो बैट टूट जाता है। लियोनार्ड उसे कहता है जल्दी से सभी लोग अपने सर ग्राउंड के ऊपर झुका दो, और वो सारे के सारे उसे यस सर कहते हुए अपने सर ग्राउंड के ऊपर झुका देते हैं। लियोनार्ड उन सभी से कहता है मैंने तुम लोगों को ये सब कुछ नहीं सिखाया था, मैंने तुम लोगों को सिखाया था जब भी किसी के ऊपर अटैक करो तो फुल पावर के साथ अटैक करना, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर एक सस्पेक्ट के तौर पर बांध कर रखा हुआ है, तुम लोग मेरी बॉडी के ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं डाल पा रहे। तुम सभी लोगों को तो चर्च ऑफ डार्कनेस का ऑफिसर होने पर शर्म आनी चाहिए। और ऊपर से जब मैं तुम लोगों को सिखा रहा था तब मैंने तुमसे कहा था कि जब भी अटैक करना अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक करना, क्या मैंने तुम लोगों को ये सब कुछ नहीं सिखाया था। वो सारी कहती है जी सर आपने हमें ऐसे ही सिखाया था। तो साथ ही वो सारे ऑफिसर सोच रहे होते हैं हम तो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं, लेकिन मास्टर की बॉडी बहुत ज्यादा टफ है। और यहीं पर सेंडस भी आ जाती है। सेंडस उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर अपनी बॉडी को इनके सामने पेश कर रहे हो ताकि तुम्हें पनिश किया जाए। लियोनार्ड उसे देखकर उठने लगता है, लेकिन वो सेंडस उसे कहती है तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम उठोगे तो हमारे जो हैंडकफ टूट जाएंगे, तो इससे हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इसलिए बैठे रहो। सेंडस उसकी तरफ देखती है और कहती है मुझे आज तुम्हें इस तरह देखकर 30 साल पहले का सीन याद आ गया, जब 30 साल पहले भी तुम्हें यहीं पर बांधा गया था और उस वक्त तुम्हारा गुनाह ये था कि तुमने एक प्रीस्ट को बहुत ज्यादा पीटा था क्योंकि तुम उसको पसंद नहीं करते थे। लियोनार्ड उसे कहता है उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया और आज भी जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वही कुछ कर रहा हूँ। सेंडस जल्दी से आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपनी सारी बात को मेरे सामने एक्सप्लेन करना होगा। आखिर तुमने गॉडेस के खिलाफ जाने की हिम्मत क्यों की, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही गॉडेस के प्यारे रहे हो। पर अगर तुम यहाँ पर अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो एक सेंटस होने के नाते तुम्हारे पास जितने भी गॉडेस की ब्लेसिंग्स हैं वो सारी की सारी मुझे वापस लेना पड़ेंगी और मुझे ये सब कुछ करने में बहुत ज्यादा अफसोस होगा क्योंकि तुम्हें ये सारी की सारी गॉडेस की पावर्स ये मैंने दी थी, तुम्हें एक हीरो मैंने बनाया था, मुझे ये सारी पावर्स तुमसे वापस नहीं लेनी। लियोनार्ड भी इसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो गार्ड साना के तंबू की तरफ देखते हैं तो उसका तंबू
खाली पड़ा होता है। वो कहती है लगता है कि उस लड़के ने गिव अप कर दिया और यहाँ से चला गया, चलो फाइनली अब हमें सुकून मिलेगा ना। वो बार बार यहाँ पर खाना पकाकर स्मेल फैला रहा था। उसके साथ वाला गार्ड उसे कहता है मुझे लगता है कि उस लड़के के यहाँ से जाने से तुम भी काफी उदास हो और हम लोग ये बात भी नहीं चाहते कि सर लियोनार्ड को सजा हो। पर वो लड़का अकेला है जो कि सर लियोनार्ड को बचाना चाहता है और हम लोग जो कि उनके सोल्जर्स हैं वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। पहले वाला गार्ड उसे कहता है तुम किस तरह की बात कर रहे हो, सर लियोनार्ड ने हमें ये बात बताई थी गॉडेस जो भी ऑर्डर्स देगी वो फाइनल होंगे और हमें उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। सर लियोनार्ड को पकड़ने का ऑर्डर भी गॉडेस ने दिया है। दूसरा गार्ड उसे कहता है मुझे इसी बात की तो समझ नहीं आ रही कि आखिर हमारे सर लियोनार्ड ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो गॉडेस की ब्लेसिंग्स है, वो गॉडेस के खिलाफ कैसे जा सकती है। उसी वक्त वो सामने की तरफ देखते हैं, साना सामने से भागता हुआ आ रहा होता है। साना ने अपनी आर्टिफिशियल बाजू को भी उतार दिया है। वो उन सबसे कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो और उसी वक्त साना के पीछे एक बड़ा सा स्टोन मॉन्स्टर लगा होता है। वो उसका पीछा कर रहा होता है और साना सामने की तरफ भाग रहा होता है। वो भागता हुआ उन गार्ड्स के पास चला जाता है, जबकि एक गार्ड सामने अपना वेपन लेकर आगे बढ़ता है और उस गोलम मॉन्स्टर के साथ फाइट करता है। साना जिस गार्ड के पास भागता हुआ गया था वो गार्ड उसके बाजू की तरफ देखता है और उसे कहता है तुम्हारे बाजू को क्या हुआ। साना उसे कहता है इस मॉन्स्टर ने मेरे बाजू को खा लिया। वो गार्ड दरवाजा खोलता और कहता है ठीक है मैं तुम्हें अंदर लेकर जा रहा हूँ और हीलर से तुम्हारा इलाज करवाते हैं। जबकि दूसरा वाला गार्ड उसी मॉन्स्टर के साथ बाहर ही फाइट कर रहा होता है। यहीं पर साइड में मिस्टर लाउड को भी दिखाती है। मिस्टर लाउड ने अपनी ओवर माइंड वाली टेक्निक को यूज करते हुए उस गोलम मॉन्स्टर को कंट्रोल किया होता है और उसे साना के पीछे लगाया होता है। असल में ये इन दोनों का प्लान है। तो यहीं पर बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर साना मिस्टर लाउड से कहता है तुम्हें मेरी हेल्प करना होगी, तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को मेरे पीछे लगा दो। मिस्टर लाउड से कहती है एक मॉन्स्टर को तुम्हारे पीछे लगाने से क्या होगा और तुम्हें पता है कि ये कितना ज्यादा डेंजरस है, तो उस मॉन्स्टर ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। साना उसे कहता है इस सब में डरने वाली कौन सी बात है, मुझे पता है कि तुम्हारी पावर्स बहुत ज्यादा रेयर है, तुम एक मॉन्स्टर को आसानी से कंट्रोल कर सकते हो और किसी को इस बात पर शक भी नहीं पड़ेगा कि उस मॉन्स्टर को कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है। मिस्टर लाउड अपनी तारीफें सुनने के बाद बहुत सा खुश हो जाती है और कहती है हाँ ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हाँ मेरी पावर बहुत ज्यादा स्पेशल है। यहीं पर साना अपने आर्टिफिशियल बाजू को उतार देता है और कहता है फिर कोई मॉन्स्टर मेरा पीछा भी करेगा फिर भी वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, यहाँ पर अपने बाजू के कटे होने का नाटक करना पड़ेगा ताकि वो मुझे हील करने के लिए अंदर लेकर जाए। और यहीं पर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो पत्थर वाला मॉन्स्टर अभी भी उस गार्ड के साथ फाइट कर रहा होता है और गार्ड उसको पीछे की तरफ भगाने की कोशिश करता है, जबकि मिस्टर लाउड वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं मैं दोबारा इस बच्चे का कभी भी सब में साथ नहीं दूंगा, अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे फिर से जेल में डाल देंगे। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं तो साना ने अपने उसी आर्टिफिशियल बाजू के साथ ही उस गार्ड के सर में मारकर उसको बेहोश कर दिया होता है और वो से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, पर सर लियोनार्ड के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन इन्वेस्टिगेशन रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर सेंटस ने लियोनार्ड का हाथ पकड़ा होता है और उसे कहती है तुम्हें मुझे सारी बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लियोनार्ड उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे लगता है कि इस वक्त जो गॉडेस हमें ऑर्डर्स दे रही है वो फेक गॉडेस है, कोई है जो कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस किरशैली होने का दावा कर रहा है, यानी वो फेक है। सेंटस उसे कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरे पास जितने भी ओरेकल्स आए हैं वो सारे के सारे सिर्फ फेक बंदे ने भेजे हैं, वो हमारी गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने नहीं भेजे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सारे फेक हैं, क्योंकि मैं इन सभी के अंदर से डिवाइन पावर को महसूस कर सकती हूँ। जैसे मेरे पास वो मैसेज आता है मुझे महसूस होता है कि वो गॉडेस ऑफ डार्कनेस की तरफ से मेरे पास आए हैं। लियोनार्ड से कहता है हाँ ये बात ठीक है कि आपके पास डिवाइन पावर्स महसूस होती है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने गॉडेस की डिवाइन पावर्स को ही चोरी कर लिया है। सेंडर्स उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है। सेंडर्स उसे कहती है जब तुम यहाँ पर नहीं थे, अकेले एक इन्वेस्टिगेशन मिशन पर गए हुए थे, उसी वक्त मेरे पास एक और नया ओरेकल आया था। मुझे उस ओरेकल को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आज से पहले गॉडेस ने हमें कभी भी इस तरह का ओरेकल नहीं भेजा। गॉडेस चाहती है कि हम एक इंसान को असैसिनेट करें, यानी कि वो हमसे किसी इंसान को मरवाना चाहती है। लियोनार्ड चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो किसको मरवाना चाहती है, मैंने कभी पहले इस बारे में क्यों नहीं सुना कि गॉडेस ने कभी किसी को असैसिनेशन करने का मिशन जारी किया हो। आज से पहले तो गॉडेस ने कभी भी इस तरह नहीं किया। अथेना में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ से चलता रहता है और गॉडेस कभी भी इस सब में इंटरफियर नहीं करती, और ऊपर से अब वो किसी को मरवाना चाहती है। क्या तुम्हें इस बात पर शक नहीं पड़ रहा? सेंडर्स उसे कहती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, ये एक बहुत ही अजीब बात है। लेकिन साथ ही सेंडर्स उसे कहती है मुझे अपनी गॉडेस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोग मॉर्टल्स हैं, हमें इस बारे में नहीं पता कि गॉड्स क्या सोचते हैं। अगर हम लोग इस बारे में सोचना शुरू कर देंगे तो हम लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तुम इस बात को छोड़ो कि गॉडेस ने ऑर्डर्स क्यों जारी किए, हमें तो बस उसके ऑर्डर्स को फॉलो करना है। तो इतना कहने के बाद सेंडर्स वहाँ से चली जाती है। जाने से पहले उसे कह जाती है मुझे लगता है कि गॉडेस के बारे में तुम्हारे पास जो कुछ भी डिटेल्स है वो सारी की सारी सिर्फ एक थ्योरी है, तुम्हें उसके ऊपर शक है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि गॉडेस फेक है। उसके वहाँ से जाने के बाद लियोनार्ड भी इसी बारे में सोच रहा होता है, जैसा कि उसने कहा मुझे गॉडेस के ऊपर जो शक है कि वो फेक है ये सिर्फ एक शक है, मेरे पास इस बात को प्रूफ करने का कोई भी प्रूफ नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर गलत हूँ और गॉडेस वाकई में रियल है तो यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सब की सब गॉडेस के खिलाफ गद्दारी होगी, तो गॉडेस मुझे इस सब की सजा भी दे सकती है। उसी वक्त दरवाजा खुलता है, चर्च ऑफ डार्कनेस का एक ऑफिसर अंदर आता है, असल में ये साना है। लियोनार्ड उसे कहता
कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से मुझे टॉर्चर करने के लिए आए हो। थोड़ी देर पहले तो तुम लोग टॉर्चर करके गए थे, तुम्हें पता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन साना आगे बढ़ता है और जाकर उसके हैंडकफ्स को खींच कर तोड़ना स्टार्ट करता है। तो उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। उसी वक्त उसके चेहरे से उसका मास्क भी हट जाता है। लियोनार्डो से कहता है पागल बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साना से कहता है बस 1 मिनट चुप रहो, मैं जल्दी से इन कफ्स को खोल दूंगा और तुम यहाँ से आजाद हो जाओगे। लियोनार्डो फिर से चिल्लाकर उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो, अरे तुम यहाँ पर अंदर घुसे कैसे, क्या तुम्हें पता भी है अगर इन लोगों ने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। साना उसे कहता है जैसा कि तुमने मुझे कहा था मुझे अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना है। जब भी मैं लेवल अप होता हूँ तो मैं अपने असैसिन ट्री के अंदर एक पॉइंट को ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास एक स्पेशल स्किल है जिससे मैं अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। लियोनार्डो से कहता है तुमने यहाँ पर आकर जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इन हैंडकफ्स को तुम नहीं खोल सकते, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम अपनी स्ट्रेंथ के साथ तो इनको नहीं खोल पाओगे। उसी वक्त ऊपर का छत खुल जाता है। लियोनार्डो से कहता है अब तुमने देख लिया कि ये एक ट्रैप है, यहाँ पर जितनी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है उतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें यहाँ से जिंदा निकालने की। और वो सारे का सारा ऊपर का छत खुल जाता है और उनकी स्टेज वो ऊपर की तरफ आ जाती है और वहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस के बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े होते हैं। साना उन सबसे कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, यहाँ पर तुम लोगों ने एक ट्रैप बिछाया हुआ था। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 112 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरो के एपिसोड 113 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था साना लियोनार्ड को बचाने के लिए जाता है तो उसी वक्त ऊपर की दीवार खुलती है और वहाँ पर चर्च ऑफ डार्कनेस के बहुत सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं, क्योंकि ये एक ट्रैप होता है। साना चिल्लाकर उन सभी से कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया हुआ था। सेंडर्स भी वहीं पर होती है और उसे कहती है लियोनार्ड ने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, उसने कहा था कि हम लोग सिर्फ इसे पकड़े, बाकी के दोनों को यहाँ से जाने दी, यानी कि तुम्हें और दूसरे बंदे को। लेकिन तुम फिर यहाँ पर गुस्सा आए हो, इसका मतलब तुम भी सजा चाहते हो। ठीक है, तुम्हें भी साथ में सजा दी जाएगी। अब हम लोग इस बात को इग्नोर कर देंगे कि सर लियोनार्ड ने तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाए। लियोनार्ड साना से कहता है साना तुम इस बात को जरा भी गलत मत समझना, मैंने ये सब कुछ तुम्हारी केयर की वजह से नहीं किया, बस मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हारी वजह से मैं किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। मुझे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है, ये बात याद रखना। अब जबकि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो तो इस सारे का सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर होगा। साना उन दोनों की बात सुनने के बाद कहता है तुम दोनों ने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है मैं तुम दोनों की बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं इस बात को नहीं मानता। और वहीं पर एक ऑफिसर उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है यहाँ पर तुम इस औरत से बात कर रही हो, ये औरत है कौन। सेंडर्स भी अपने उस सोल्जर को रोक देती है और कहती है यहीं पर रुको, देखो और क्या होता है। तो उन सबसे कहता हाँ मुझे बात अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ और मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, मैं इतना स्मार्ट भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए अगर मुझे यहाँ पर लगता है कि कुछ गलत है और उसको रोकने के लिए कुछ एफर्ट्स करता हूँ और बाद में वो एक क्राइम बन जाती है, फिर भी मैं ये क्राइम करने को तैयार हूँ, क्योंकि बाद में पछताने से तो अच्छा है। बाद में मैं सोचूंगा कि मैंने इस वक्त इस काम को क्यों नहीं किया, हो सकता है कि वो काम ठीक होता। लियोनार्ड भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है, क्योंकि लियोनार्ड भी तो यहीं पर यही कर रहा है। तो लगता है कि गॉडेस गलत है, लेकिन फिर भी वो गॉडेस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। लियोनार्ड उसकी बात सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है बच्चे तुम तो बहुत बड़े स्टूपिड हो। साना उसकी तरफ देखता और कहता है तुमने मुझे स्टूपिड तो कह दिया, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है तुम्हें यहाँ से निकालने का, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। वो लोग क्योंकि एक हाई कासल की बिल्डिंग के अंदर होते हैं, उसी वक्त खिड़की के बाहर दिखाते हैं मिस्टर लाउड एक बड़े से पंछी के ऊपर बैठकर वहाँ पर आते हैं, खिड़कियों को तोड़ देते हैं। साना मिस्टर लाउड से कहता है मिस्टर लाउड आप तो बहुत ही टाइम पर आए हैं, चलें जल्दी से आप इस पंछी की चोंच के साथ ही इस कुर्सी को उठा ले, हम लोग सर लियोनार्ड को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मिस्टर लाउड भी चिल्लाकर उसे कहते हैं लगता है कि मैं ही पागल हूँ जो यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, क्योंकि अब सारे के सारे चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर्स ये भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे और मुझे सजा देंगे। उसी वक्त दो ऑफिसर आगे बढ़ते हैं और अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बेचारे के पंछी को मार देते हैं और उसका पंछी नीचे गिर जाता है। मिस्टर लाउड भी पंछी के ऊपर से नीचे गिर आते हैं। वो ऑफिसर उनसे कहते हैं हालांकि हम लोगों ने इस जगह को एक जेल बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी ये गॉडेस का एक टेंपल है, तो इस टेंपल के अंदर कोई भी वाइल्ड मॉन्स्टर नहीं आ सकता और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक वाइल्ड मॉन्स्टर लेकर आने की। अब तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी और वो भी 1000 बार तुम्हें मारा जाएगा। जैसे ही वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसी वक्त मिस्टर लियोनार्ड उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने हैंडकफ्स को ही खुद ही तोड़ लेते हैं और उन दोनों को मारकर बेहोश कर देते हैं, यानी कि अपने चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर्स को मारकर बेहोश करते हैं। सेंडर्स लियोनार्ड की तरफ देखती है और कहती है सर लियोनार्ड मुझे लगता है कि तुमने अपना फैसला कर लिया कि तुम्हें क्या करना है। लियोनार्ड से कहता हाँ मुझे लगता है कि मैंने अपना फैसला कर लिया है, प्लीज इस सब के लिए मुझे माफ करना। अब जबकि ये दोनों बच्चे मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं तो मुझे लगता है कि इनके साथ मिलकर मुझे अपनी इस बात को प्रूव करना पड़ेगा कि गॉडेस फेक है। साना भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सेंडर्स बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और उसे कहती है तो क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करना चाहती हो, मेरी ऑर्डर्स इसके डिफरेंट हैं और तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, जबकि मैं एक सेंडर्स हूँ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे लगता है कि मेरे पास
पास अब और कोई भी रास्ता नहीं बचा और साथ ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाती है और अपने सारे गार्ड से कहती है, ठीक है, हम लोग तुम्हारे सामने सरेंडर करते हैं। तो वो सारे के सारे चर्च ऑफ डार्कनेस के ऑफिसर उसके सामने झुक जाते हैं। सेंडर्स उसे कहती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम अपने सारे के सारे ऑफिसर्स को भी तुम्हें पकड़ने पर लगा दें या फिर रोकने पर लगा दें तो वो सारे के सारे हार जाएंगे, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इससे हमारे ऑर्डर का ही नुकसान होने वाला है। सर लियोनार्ड सेंडर्स से कहती है, तो क्या यहाँ पर तुम मेरा टेस्ट ले रही थी? सेंडर्स उसे कहती है, जैसा कि तुम्हें इस बात पर शक है, गार्डिस फेक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गार्डिस फेक है, लेकिन मेरे पास भी कोई सबूत नहीं है, इसलिए तो मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो टेस्ट लिया है। मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारी विल पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो क्या तुम इस फेक गार्डिस के खिलाफ फैसला ले पाती हो या नहीं। और साथ ही वो अपने पास से वो चार्ट निकालती है, उनकी तरफ फेंकते हुए कहती है, गार्डिस ने जो नया ऑरेकल जारी किया है उसमें इस बंदे को मारने का कहा गया है। मुझे लगता है कि तुम इस बंदे को पहले से जानती हो और इसके साथ इसके तीनों साथी भी हैं। इन तीनों को एलिमिनेट करने का कहा गया है और बहुत ही जल्दी पूरे के पूरे रेथिना कॉन्टिनेंट में इसके पोस्टर लगा दिए जाएंगे और इसके सर के ऊपर एक बहुत बड़ी बाउंड्री रखी गई है। मिस्टर लाउड और साना दोनों ही जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पोस्टर पर छपी हुई तस्वीर की तरफ देखते हैं कि ये बंदा कौन है। मिस्टर लाउड कहते हैं, तो ये कमीना अभी तक जिंदा है, ऊपर से आप देखो ये क्या करता फिर रहा है कि इसके सर पर इतना बड़ा नाम रख दिया गया। लियोनहार्ड भी उस पिक्चर की तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, हाँ मुझे लगा ही था ये कुछ न कुछ तो करेगा ही। इस पोस्टर के ऊपर एरी की पिक्चर होती है, उसका नाम लिखा गया होता है फिलार्ड बेनी, एक वाल्टेरियन वॉरियर, उसके साथ 3 और दोस्त, और उनके खाते में जो क्राइम डाला गया होता है वो एल्फ किंगडम के किंग को मारने का होता है। सेंडर्स लियोनार्ड को अपने ऑफिस में ले जाती है। लियोनार्ड उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये बात सच्ची है, वाकई में इस वाल्टेरियन वॉरियर ने एल्फ किंग को मारा होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सेंडर्स उसे कहती है, एल्फ किंगडम वालों ने तो इस बात को डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके एल्फ किंग बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे और बीमारी की वजह से चल बसे, लेकिन फेरी अलायंस वाले अभी भी इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का मकसद एल्फ किंग की मौत के पीछे का राज जानना है। तो इस सारी बात से मुझे यही लगता है कि एल्फ किंग को कत्ल किया गया है। सर लियोनार्ड कहते हैं, तो इस बात का मतलब तो यही है कि हमें जल्दी करना होगा, जाकर उन्हें पहले पकड़ना होगा अगर हम लोग सच जानना चाहते हैं। सोना चिल्लाकर कहता है, मेरा बिग ब्रो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे पता है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तो लाउड से कहते हैं, तुम तो बहुत बड़े बुद्धू हो, पता है कि तुम्हें लियोनार्ड की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि हमें जाकर उन्हें पहले पकड़ना होगा ताकि हम लोग इस बारे में जान सके क्या वाकई में उन्होंने उसे मारा है या नहीं, कि अगर किसी और ने उनको पकड़ लिया तो वो लोग उन्हें पहले मार डालेंगे और हम लोग उन्हें बचाना चाहते हैं। और ऊपर से ये बात तो बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि गॉडेस को इस बारे में अच्छी तरह से पता है कि सर लियोनार्ड वाल्टेरियन वॉरियर से पहले भी फाइट कर चुके हैं और वो वाल्टेरियन वॉरियर एक मॉन्स्टर है, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी उन्होंने सर लियोनार्ड को ये ऑर्डर्स नहीं दिए और अपने नॉर्मल ऑफिसर्स को उन्हें पकड़ने के लिए भेज रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा अजीब है। साना और लियोनार्ड दोनों ही मिस्टर लाउड की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। मिस्टर लाउड उनसे कहती है, तुम लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना ही बड़ा दिमाग से पैदल हूँ? मेरे अंदर इतनी कॉमन सेंस तो है, मुझे समझ है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, क्या करने वाले हो। सेंडर्स उनसे कहती है, मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी, इसलिए तुम लोगों को बहुत ज्यादा जल्दी करना होगी और जाकर उस बंदे को ढूंढना होगा इससे पहले कि हमारे चर्च ऑफ डार्कनेस के कुछ ऑफिसर को पकड़ने के लिए निकल जाएं, क्योंकि उसके सर पर बाउंड्री बहुत ज्यादा बड़ी है। तो बाकी के हंटर्स को भी पता चल गया तो वो भी उसके पीछे लग जाएंगे। और ऊपर से तुम तीनों को मैं ये बात अच्छी तरह से बता दूं, सर लियोनार्ड अब जो कुछ भी करने वाले हैं तो सब कुछ ऑर्डर्स के खिलाफ करने वाले हैं। सर लियोनार्ड के साथ जो भी लोग होंगे यानी तुम दोनों, अब तुम दोनों को भी चर्च ऑफ डार्कनेस वाले मुजरिम ही समझेंगे, इसलिए तुम दोनों को भी बचकर रहना होगा। मिस्टर लाउड कहते हैं, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं इन लोगों के साथ हूँ? मेरी तो बस किस्मत बुरी थी जो कि इनके चुंगल में फंस गया। तो ना सेंडर्स से कहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। लियोनार्ड कहता है, अगर हमने फिलार्ड बेनी और उसके दोस्तों को कि सभी लोगों से पहले नहीं पकड़ा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और हम लोग इस बात को प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि गार्डिस फेक है। लेकिन मुझे अभी तक इस बारे में नहीं पता कि फेरी किंगडम और फेरी अलायंस वाले क्या करने वाले हैं। फेरी अलायंस वालों ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, वो तो लाजमी तौर पर फिलार्ड बेनी और उसके दोस्तों का पीछा करेंगे और उन्हें पकड़ने की कोशिश करेंगे। यही बार नेक्स्ट सीन फेरी किंगडम का दिखाया जाता है। एडिटिंग रूम में हुलियान, ब्रिंडल और क्यूरीवाई बैठी होती है। वो तीनों यहाँ पर एल्फ किंग का इंतजार कर रही होती है। एल्फ किंग के मरने के बाद क्राउन प्रिंस अब एल्फ किंग बन चुका है और उसका बेटा ठीक है रोंडेल एटलांटिस अब क्राउन प्रिंस है। वहाँ पर आता है और उन सभी से कहता है, अब सभी लोग मुझे पहले से भी जानते हैं लेकिन फिर भी ऑफिशियली मैं यहाँ पर आपसे ग्रीट करता हूँ। मेरा नाम रोंडेल एटलांटिस है और आज से मैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस हूँ और एल्फ किंग के बिहाव पर मैं यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारे नए एल्फ किंग इस वक्त बहुत ज्यादा बिजी है। क्वीन हुलियान उसे कहती है, रोंडेल मुझे लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। रोंडेल उसे कहता है, मेरे लिए हमदर्दी जताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर अकेला प्रिंस हूँ और क्राउन प्रिंस भी हूँ तो तुम्हारे सामने मैं अपनी ये कमजोर साइड तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। क्रोम ब्रिंडल उसे कहती है, तो क्या तुम यहाँ पर अपने एल्फ किंग के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए हो? और अगर तुम यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए तो यहाँ पर तुम जो भी बात करोगे तो एल्फ किंग के बिहाव पर होगी, इसलिए सोच समझ कर बोलना। साथ ही क्रोम ब्रिंडल उसे कहती है, ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, तो वाल्टेरियन और उसके दोस्त वही लास्ट इंसान थे जो कि एल्फ किंग के साथ मिले थे और उनके मिलने
मिलने के बाद जब वो लोग आधी रात को यहाँ से भाग गए, इसी के बाद एल्फ किंग को मार दिया गया। अभी हो सकता है कि वही लोग एल्फ किंग को यहाँ से मार कर गए हों, क्योंकि तुम उस वाल्टेरियन वॉरियर और उसके साथियों के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुम उनको फेवर भी करोगे तो हम लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। रोनेल उनसे कहता है, मुझे आपकी बात की अच्छी तरह से समझ है, मैं यहाँ पर किसी को भी फेवर नहीं करने वाला। मुझे पता है कि आप सभी लोग इसी बात को मानेंगे। आखिरी लोग वही थे जो कि एल्फ किंग से मिले थे और आपको लगता है कि उन्हीं ने उनको मारा होगा, लेकिन मैंने उन लोगों की अच्छी साइड को देखा है। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको जानता हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि जब एल्फ किंग ने उनसे कहा था कि हमारे रूट विलेज में एक मिशन है, उन्हें उस मिशन पर जाना है, उन्होंने बिना किसी वजह के उस मिशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो लोग इस मिशन से ना भी कर सकते थे, ये काम उनका नहीं था। और इसके अलावा उन्होंने हमारे एल्फ किंगडम को उस एंजल के साथ फाइट करके बचाया, हालांकि वहाँ पर उनकी जान भी जा सकती थी। आपको क्या लगता है इतने अच्छे लोग हमारे एल्फ किंग को मार सकते हैं? क्रोम ब्रिंडल उसे कहते हैं, बच्चे तुमने यहाँ पर जो कुछ भी कहा है मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं भी उन लोगों से मिल चुका हूँ और वाल्टेरियन वॉरियर से फाइट भी कर चुका हूँ। क्यूडीवाई उनसे कहते हैं, क्योंकि मैंने उस क्राइम सीन को देखा है जहाँ पर एल्फ किंग की मौत हुई थी, वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं था, किसी के भी निशान नहीं थे, क्योंकि जिसने भी ये काम किया है वो बहुत सा प्रोफेशनल था। और इस वाल्टेरियन वॉरियर और उसके दोस्तों को देखकर लगता तो नहीं है कि इन्होंने पहले कभी किसी इंसान की हत्या की होगी। हुलियान कहती है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ। हुलियान कहती है, मुझे लगता है कि वो सारे लोग बेगुनाह हैं, क्योंकि वो सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए उन सभी को ढूंढना होगा। और इसी मकसद के लिए हम लोगों ने अपनी फेरी अलायंस के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और यहीं पर रिचर्ड को दिखाती है। रिचर्ड वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है और उन सभी से कहता है, मेरा नाम रिचर्ड है। आप लोगों ने मुझे लेडी हुलियान के साथ पहले भी देखा होगा। अब जबकि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है तो मुझे उस इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर बनाया गया है। क्यूडीवाई और क्रोम ब्रिंडल दोनों ही उसकी तरफ घूर घूर कर देखते हैं और कहते हैं, चलो तुम हुलियान के साथी हो, तुम्हें इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर बनाया गया है। और वो उसके साथ खड़ी लेस्ली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो फिर ये लड़की कौन है? क्या ये भी तुम्हारी साथी है या फिर इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर है? और यहीं पर हमारी एपिसोड 113 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरर की एपिसोड 114 के साथ हाजिर हूं। तो अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड का सीन फेरी किंगडम का दिखाया गया था, जहां पर फेरी अलायंस के सारे मेंबर्स बैठे होते हैं। क्वीन हुलियान उन सभी से कहती है, मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम तैयार की है और उसके लीडर का नाम रिचर्ड है। रिचर्ड वहाँ पर आता है और उन्हें अपने बारे में बताता है, क्योंकि क्रोम ब्रिंडल और क्यूडीवाई वहीं पर खड़ी लेस्ली की तरफ देखते हैं और उससे कहते हैं, अब ये लड़की कौन है? क्या ये भी इस इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा है? तो यहीं पर हमारी एपिसोड 114 का एंड हुआ था। असल में यहाँ पर रिचर्ड ने लेस्ली को बुलवाया है, क्योंकि रिचर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड है, इसलिए उसे उन लोगों को मारने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। इन क्वीन हुलियान के साथ किसी को तो रहना होगा, लेस्ली को उसके साथ रहने के लिए यहाँ पर छोड़ा जाएगा। यहीं पर सीन लेस्ली और रिचर्ड से स्टार्ट होता है। लेस्ली रिचर्ड से कहती है, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो कि तुम फेरी अलायंस की इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड बन चुके हो। रिचर्ड उसे कहता है, ये सब कुछ तो गैराहान की वजह से हुआ है, क्योंकि गैराहान ने लेडी हुलियान को इस बात के लिए कन्विंस किया था, और ऊपर से लेडी हुलियान को भी इस बार में पूरा यकीन है कि हमारी बॉडी के ऊपर जो सील है वो हमें किसी भी इंसान को कत्ल करने से रोकती है, यानी रथीनियंस को मारने से रोकती है। उसको इस बारे में नहीं पता कि ज़ेनोबिया जब चाहे इस सील को लूज करके हमसे किसी को भी मरवा सकती है। लेस्ली रिचर्ड से कहती है, लेकिन मुझे इस सब प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया गया? रिचर्ड उसे कहता है, अब तुम्हें बता दिया गया है, अब तुम्हें यहाँ पर लेडी हुलियान को मेरी जगह पर मॉनिटर करना है और जो कुछ भी हो वो सब कुछ लेडी ज़ेनोबिया को बताना होगा। और साथ ही रिचर्ड उसे कहता है, लेस्ली आज मुझे ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरानी हो गई है, क्योंकि हमेशा तो तुम बहुत ज्यादा बोर दिखाई देती हो, कोई भी काम करने के लिए हामी नहीं भरती। अचानक से तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो कि तुम्हें इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया गया? लेस्ली उसकी बात सुनने के बाद हैरान होती है और कहती है, अब मैं इसको क्या जवाब दूं? मेरे उन नए दोस्तों को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि उनका पीछा किया जा रहा है और रिचर्ड इस बार उनके पीछे है। मुझे जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरह तो उन सभी को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। लेस्ली रिचर्ड से कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला मिशन जो है ये तुम्हें पूरा करना चाहिए, यानी कि लेडी हुलियान पर तुम्हें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरा लेवल काफी लो है। अगर हुलियान को मेरे ऊपर शक पड़ गया तो वो किसी वक्त भी मुझे मार सकती है। रिचर्ड लेस्ली से कहता है, मुझे एक बात तो बताओ, मुझे एक और बात पता चली है, जब जेल में तुम्हें एक मिशन पर भेजा गया था प्लस ब्लेसिंग के उस टुकड़े को दूसरी दुनिया के इंसान की बॉडी में दाखिल करने के लिए, उस वक्त वो वाल्टेरियन भी जेल में था। तुमने उस वाल्टेरियन को वहाँ पर जेल में नहीं देखा था, और अगर तुमने उसे वहाँ पर देखा था तो तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और मुझे लगता है कि तुमने वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को भी देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। तो फिर तुम लेडी हुलियान के मिशन को डेंजरस कह रही हो, जबकि मैं वहाँ पर
उनका सामना करने के लिए जा रहा हूँ और तुम कह रही हो कि जो मिशन इतना डेंजरस नहीं है। लेस्ली उसे कहती है मैंने तो वाल्टेरियन वॉरियर को वहाँ पर देखा भी नहीं क्योंकि वो मेरे मिशन का हिस्सा था ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ। रिचर्ड उसे कहता अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बता दूं, वाल्टेरियन वॉरियर ने वहाँ पर लियोनहार्ड के साथ फाइट की थी। लियोनहार्ड के साथ फाइट करने का मतलब ये है कि वो भी ब्लेस्ड है और उसकी पावर बहुत ज्यादा है। जितनी रिपोर्ट्स मेरे पास है वो लियोनहार्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल तो अपनी ओरा की पावर को यूज नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने ये सब कुछ कंट्रोल करना सीख लिया हो सकता है कि बाकी के हीरो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसी वजह से ये मिशन तुम्हारे लेवल के किसी बंदे के लिए नहीं है। लेस्ली उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, ये कोई सिंपल सर्च मिशन नहीं है, यानी कि तुम वहाँ पर उनको असैसिनेट करने के लिए जा रहे हो। रिचर्ड उसे कहता हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, मेरी ऑर्डर्स यही है, मुझे उस वाल्टेरियन वॉरियर को ढूंढना होगा और साथ ही उसके बाकी के तीनों दोस्तों को और उन सभी को मारना होगा, यही मेरा मिशन है। तो यहीं पर हमारा नेक्स्ट सीन, तीसरे को ड्वार्फ किंग ने जो नई गन दी है उसी गन को चेक कर रहा होता है। एरिक भी उसके पास ही खड़ा होता है, इसे सामने निशाना लगाता है, उसका निशाना काफी ज्यादा अच्छा होता है। एरिक उसे कहता है वाह तुम्हारा निशाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, तुम तो निशानेबाजी में काफी माहिर हो गए हो, तुम चाहो तो तुम तो ओलंपिक्स में भी जा सकते हो। अतीसे उसे कहता है मुझे लगता है कि मेरी एक्यूरेसी अब ज्यादा बेहतर हो गई है क्योंकि तुमने मुझे ये स्पेशल स्टैंड सिखाया है कि इस तरह निशाना लगाने से निशाना कम चूकता है, और तुम कम से कम मुझे इतनी टिप्स तो दे ही सकते हो क्योंकि तुम पहले मिलिट्री में थे। एरिक उसे कहता है लेकिन ये तो एक छोटा पिस्टल है, मैंने आज से पहले पिस्टल को नहीं चलाया। अतीसे उसे कहता है तो फिर मिलिट्री में तुम क्या चलाते थे? एरिक उसे कहता है हमारी मिलिट्री में हमें AK-47 दी जाती थी, वो साइज में इससे थोड़ी लंबी होती है और उसके अंदर गोलियां भी ज्यादा होती हैं। एरिक उसे कहता है लेकिन फिलहाल तुम्हारा पावर लेवल काफी ज्यादा कम है, तुम्हें नहीं लगता कितनी कम पावर लेवल के साथ तुम किसी हाई लेवल के मेज या फिर किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करोगे तुम उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। अतीसे उसे कहता है पावर लेवल को तो इंक्रीज करना बाकी है। उसी वक्त उन्हें पीछे से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी निकलती हुई महसूस होती है। एरिक और अतीसे जल्दी से भागते हुए पीछे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आइफर की बुक पड़ी होती है जो कि QDY ने जाने से पहले उसे दी थी। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं आइफर कहाँ पर चली गई, लगता है कि उसने सीक्रेट आर्ट को समझने में कोई गलती कर दी है और उसका ये मिशन फेल हो गया है। वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर जलने का निशान होता है लेकिन आइफर वहाँ पर नहीं होती। वो दोनों ही भागते हुए उस जगह पर जाते हैं और कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आइफर की बॉडी फट गई है, जबकि आइफर हवा में उड़ रही होती है और हंसते हुए उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है तो जल्दी से मेरे सामने अपने घुटने टेको, मैं एक जीनियस यंग लेडी हूँ। तीसरे उसकी तरफ देखकर कहता है आइफर तो क्या तुम हवा में उड़ सकती हो, वो भी बिना अपनी विब्रियन फॉर्म में गए। एरिक मुझे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है लगता है इस बच्ची ने फिर से अपने आप को लेवल अप कर लिया है, जबकि अतीसे कहता है मुझे इस बात से ज्यादा हैरानी होती अगर इस लड़की ने अपने आप को लेवल अप ना किया होता। मुझे लगता है कि इस बुक के अंदर जो कि इसे QDY ने दी है इसके अंदर बहुत सारी सीक्रेट आर्ट्स लिखी हुई है जिनको सीखते हुए इसने जल्दी से अपने आप को लेवल अप कर लिया है क्योंकि यहाँ पर आसपास काफी सारी एनर्जी है। तो यहीं पर उसके लेवल के बारे में दिखाया जाता है। आइफर का लेवल इस वक्त 45 पर है। आइफर फिर से हंसते हुए सबसे कहती है तुम सभी लोग तो बेकार हो, ये सब कुछ तो मेरे लिए दाएं हाथ का खेल था, यानी कि मैं बहुत ही आसानी से लेवल अप कर सकती हूँ, अब तो मैं हवा में उड़ भी सकती हूँ, जबकि तुम सभी लोग जमीन के ऊपर रेंगने के लिए बने हो। असल में उसने एक सीक्रेट आर्ट को यूज किया है, उसने ग्राउंड के अंदर अपनी 4 तलवारों को दर्शाया होता है और वहीं पर अपने सीक्रेट स्किल को यूज करते हुए उसी इलेक्ट्रिसिटी के साथ हवा में उड़ रही होती है। एरिक उसकी तलवार को वहाँ पर दंसा हुआ देख लेता है और वो आगे बढ़ता और कहता है लगता है कि इस तलवार के साथ कोई फंक्शन छुड़ा हुआ है। वो जाकर उसकी तलवार को ग्राउंड से बाहर निकाल लेता है। जैसे वो तलवार को बाहर निकालता है आइफर धड़ाम से करके नीचे गिर जाती है और साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहती है चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। एरिक भागता हुआ वहाँ से चला जाता है और कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था तुम इन तलवारों की मदद से हवा में उड़ रही हो। एरिक भागता हुआ सीधा कीविए के पास चला जाता है और वो कीविए से कहता है कीविए क्या तुम इनके साथ ट्रेनिंग नहीं करोगी? कीविए उसे कहती है नहीं, मुझे प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है क्योंकि गॉडेस मुझे प्रोटेक्ट करती है और ऊपर से तुम्हारी तरह एक्सपीरियंस पॉइंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ना ही मैं लेवल अप कर सकती हूँ। इसी वजह से मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुम सभी लोग अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर मेरे लिए फाइट करते हो और मेरे मिशन को पूरा करने वाले हो। एरिक उसे कहता है अचानक तुम्हें क्या हो गया, पहले तो तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, जबकि रेथिना कॉन्टिनेंट को बचाने का मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें अपनी जान को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कीविए उसे कहती है लेकिन तुम इस बारे में क्या सोचती हो क्योंकि तुम तो रेथिना कॉन्टिनेंट के हो भी नहीं, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी तो नहीं बनती। एरिक उसे कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि मैं रेथिना कॉन्टिनेंट का नहीं हूँ, लेकिन तुमने वादा किया था अगर मैं तुम्हारा मिशन पूरा करने में तुम्हारा साथ दूंगा तो तुम लोग मुझे वापस मेरी दुनिया में भेज दोगे। साथ ही एरिक उसे कहता अब ये मत कहना कि ये पॉसिबल नहीं है, गॉडेस मुझे वापस नहीं भेज सकती, तुमने झूठ बोला था। कीविए उसे कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, गॉडेस ने वादा किया है तो वो तुम्हें वापस जरूर भेजेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सभी को होने से रोकना नहीं है, किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना। अगर गॉडेस को तुम पसंद आए तो वो तुम्हें वापस भेज देगी। कीविए आगे बढ़ती है और एरिक से कहती है यहाँ पर आने से मुझे एक बात तो पता चली है कि मेरा मकसद और मैं क्या चाहती हूँ इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि जब वहाँ पर गुफा के अंदर
अंदर मैं रोंडेल की बलि देने वाली थी रेथिना कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए। वहाँ पर तुमने मुझे बताया मैं ऐसा नहीं चाहती, अपनी ख्वाहिश को अपने मकसद के साथ साथ पूरा कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा मकसद और तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, कि तुम क्या चाहते हो। क्या तुम्हारे पास यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में फाइट करने के लिए कोई रीजन है? लेकिन उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाता है और वो सोच रहा होता है मेरे पास कौन सी रीजन है रेथिना कॉन्टिनेंट में फाइट करने की, जबकि मैं यहाँ पर बहुत ही आराम की जिंदगी गुजार सकता हूँ बिना किसी के पता चले कि मैं एक दूसरी दुनिया का इंसान हूँ। इसी वक्त कैरवान की घंटी बजती है और उनसे कहा जाता है जल्दी से गाड़ी में वापस आ जाओ, हमारा कैरवान चलने वाला है। अतीसी और आइफर भी वहाँ पर आ जाती है कि ये कहती है मुझे लगता है कि मैंने अपने मिशन के बारे में तुमसे कुछ ज्यादा ही यूजलेस बातें कर दी, चलो ठीक है इस बात को छोड़ो और गाड़ी के अंदर चलते हैं। फिर वो सारी गाड़ी के अंदर चढ़ जाते हैं। कैरिक अभी भी इसी बारे में सोच रहा होता है कि यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में मेरी क्या रीजन है फाइट करने की। और इसी वक्त दूसरी तरफ एक और गाड़ी को दिखाते हैं जिसके अंदर लियोनार्ड, साना और मिस्टर लाउड बैठे हुए हैं। वो भी एक मिशन पर निकले हुए हैं। वो सभी लोग भी एरिक और इसके दोस्तों को ढूंढ रहे हैं और एक तरफ हमारा रिचर्ड है जो कि इन सभी को ढूंढ रहा है इनको मारने के लिए। जबकि यहीं पर उस एंजल के पंख को भी दिखाते हैं। पता नहीं हमारे उस एंजल का पंख है या फिर यहाँ पर इन मरे हुए एंजल्स का पंख है। इन सभी को बैरोल्ट ने मारा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एक क्रॉस इम्पैक्ट जैसा बना हुआ एक डायमेंशनल क्रैक है। यहाँ पर बहुत सारे मरे हुए मॉन्स्टर्स पड़े हुए हैं और उनके सामने बैरोल्ट बैठा होता है। बैरोल्ट कहता है ये मॉन्स्टर्स इनका टेस्ट तो बहुत ज्यादा बुरा है। यहीं पर इस सीरीज वालों ने अपने सेकंड सीजन का एंड किया है और यहीं से आगे थर्ड सीजन स्टार्ट होने वाला है। तो थर्ड सीजन के स्टार्ट में ग्रेट अर्थ के बारे में बताया जाता है क्या एक ग्रेट अर्थ ग्रुप बना कैसे और ग्रेट अर्थ वाले अब कहाँ पर है। तो शुरुआत में हमारे रिचर्ड को दिखाया जाता है जो कि आर्मी में एक सोल्जर हुआ करता था। ये हमारे प्रेजेंट टाइम से 40 साल पहले की बात है। 40 साल पहले रिचर्ड अपनी आर्मी सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था। हाथ में गन होती है लेकिन उसी से अगले पल क्योंकि वो वहाँ पर मर जाता है उसके हाथ में एक तलवार होती है। तो यहाँ पर हमारा कहानी सुनाने वाला कहता है रिचर्ड को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता चला कि उनकी मौत कैसे हुई और अचानक वो एक दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसफर हो गए बिना किसी वार्निंग के। तो सभी को दूसरी दुनिया में भेज दिया गया यानी कि रेथिना कॉन्टिनेंट, जहाँ पर उन्हें एक दूसरी जिंदगी मिली और एक नया मौका मिला अपनी जिंदगी को दोबारा से गुजारने का। यहाँ पर उन्हें मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ती लेकिन वो यहाँ पर सारे रेथिनियंस के साथ घुल मिल गए थे क्योंकि उनके आइडियाज रेथिनियंस के जैसे ही थे। रेथिनियंस भी इंसानों के जैसे ही है, उनकी सोच भी इनके जैसी थी। कम 40 साल पहले तो बिल्कुल ऐसी ही थी। हालांकि इंसानी हंटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। जैसे ही वो मॉन्स्टर्स को मारते तो वो लेवल अप कर सकते थे और उनके पास गाइडलाइन सिस्टम था। तो यहीं पर रिचर्ड और उसकी पार्टी को दिखाती है। रिचर्ड अपनी पार्टी के साथ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वापस आता है तो वहीं पर सामने एक रेथिनियन लड़की खड़ी होती है जो कि रिचर्ड को देखकर बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। शायद उसे रिचर्ड से प्यार हो गया है। वो रिचर्ड के लिए कुछ फल भी लेकर आती है। रिचर्ड भी शर्माता हुआ उस लड़की के पास जाता है। वो अपने पास से एक सेब निकाल कर उसे देखती है जबकि बाकी के उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं। कहानी सुनाने वाला कहता है कि वो वक्त बहुत ज्यादा शांति प्रिय था क्योंकि सभी लोग यानी कि दूसरी दुनिया के इंसान और रेथिनियंस एक दूसरे के साथ घुल मिलकर रहा करते थे। दूसरी दुनिया के जितने इंसान थे उन सभी के ख्यालात एक दूसरे से डिफरेंट थे। यहीं पर रिचर्ड की पार्टी की एक मेंबर को दिखाते हैं। रिचर्ड की पार्टी की एक मेंबर जो कि एक लड़की है वो पीछे की तरफ घूमती है तो उसकी जैकेट के ऊपर लिखा होता है ग्रेट अर्थ। तो बाद में जब ग्रेट अर्थ ग्रुप को बनाया गया तो यही लड़की ग्रेट अर्थ की लीडर बनती है। तो यहाँ पर मैं अपनी इस एपिसोड का एंड करने वाला हूँ। बाकी की स्टोरी में नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूंगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 115 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे मैं आपको एक कहानी सुना रहा था आज से 40 साल पहले की। यहाँ पर ग्रेट अर्थ के बारे में बताया जाता है कि रिचर्ड की स्टोरी क्या है और ग्रेट अर्थ की लीडर कौन है, ग्रेट अर्थ कैसे बना। शायद वो लड़की रिचर्ड को पसंद करती थी, इसी वजह से रिचर्ड के एक रेथिनियन के साथ प्यार करने की वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा जेलस हो गई और उसने अपना एक ग्रुप बना लिया जिसको उसने ग्रेट अर्थ का नाम दिया। मेरी थ्योरी है, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो, जहाँ फिर कहानी कुछ और भी हो सकती है कि पहले 40 साल पहले का सीन दिखाया गया था, अब डायरेक्टली 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कहा जाता है कि प्रेजेंट डे से 20 साल पहले जब ग्रेट अर्थ ग्रुप बन चुका था, ग्रेट अर्थ की लीडर यानी कि वो लड़की ने अपने बहुत सारे दूसरी दुनिया के इंसानों को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया जिसका नाम ग्रेट अर्थ रखा और उन सभी ने गॉडेस को मारने के मिशन को आगे बढ़ाया। ग्रेट अर्थ वालों का ये मानना था कि उन सभी को रेथिना कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग हैं इन सभी को गॉडेस की गुलामी से आजाद करना है। इसी वजह से वो गॉडेसेस को मारना चाहते थे, जबकि रेथिना में जितने भी लोग हैं वो इन गॉडेसेस को पूछते हैं। और इसी वजह से ग्रेट अर्थ वालों ने अपने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया यानी गॉडेस को मारने का। लेकिन रेथिनियंस की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। रेथिनियंस ये नहीं चाहते थे कि कोई उनकी गॉडेसेस को मारे या फिर उनके बारे में बुला भला कहे और उन सभी ने डट कर इनका सामना किया। ग्रेट अर्थ के लोगों ने रेथिनियंस को मारना स्टार्ट किया और जैसे जैसे वो इनको मारते गए उनके दिमाग में ये नशा बढ़ता गया और उनके और भी ज्यादा भूख बढ़ती गई रेथिनियंस को मारने की, क्योंकि उनको मारने पर वो लेवल अप हो सकते थे। और उसके बाद गॉडेस को मारने के मिशन को बुलाकर उन्होंने रेथिनियंस को मारना शुरू कर
कर दिया और उनकी भूख बढ़ती गई। और उस वक्त रिचर्ड ने भी इस लड़की का साथ दिया था, क्योंकि रिचर्ड उस वक्त ग्रेट अर्थ का वाइस कैप्टन था। क्योंकि अगर एक बार किसी रेथिनियन को मार दिया जाए तो उसके बाद रेथिनियंस को मारने का नशा चढ़ जाता है। और रिचर्ड के पास भी गाइडलाइन सिस्टम था, तो जैसे ही वो किसी को मारते हैं तो उनके पास विंडो ओपन होती है और कहा जाता है तुम्हें एक लेवल मिल गया है। ग्रेट अर्थ के सारे मेंबर्स को लगा कि वो यहाँ पर सारे रेथिनियंस को मारने के बाद अपने इस नशे को पूरा कर सकती है और हमेशा लेवल अप कर सकती है। लेकिन उन सभी का ये ख्वाब चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसी वक्त गॉडसिस ने फैसला किया अपने 4 हीरोज को भेजने का। उन्होंने अपने 4 स्पेशल हीरोज को ब्लेसिंग्स दी। तो ये हमारे 4 बड़े हीरोज हैं जो कि उनसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आए थे। गॉडिस की ब्लेसिंग मिलने से पहले भी ये चारों ही बहुत ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि इनके लेवल्स काफी ज्यादा हाई थे। अब इन्होंने ग्रेट अर्थ का खात्मा किया, उसके बाद इन्हें गॉडिस की ब्लेसिंग मिली। तो कहा जाता है कि इन चारों हीरोज ने मिलकर जितने भी ग्रेट अर्थ के मेंबर्स थे उन सभी को मार डाला और ग्रेट अर्थ का नामो निशान मिटा दिया। कहानियों में तो बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, पर अगर तुम किसी भी रेथिनियन से पूछोगे तो उसको भी इसी कहानी के बारे में पता है, लेकिन असल बात ऐसी नहीं है। तो यहीं पर हमारे ग्रेट अर्थ के मेंबर को दिखाती है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है और उसके हाथ के ऊपर ग्रेट अर्थ का लोगो भी बना होता है। ये सीन हमारा प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जा रहा है, यानी कि ग्रेट अर्थ वाले अभी भी जिंदा हैं। तो वो हंटर जो कि ग्रेट अर्थ का मेंबर है वो एक मॉन्स्टर के मुंह में गिर रहा होता है, क्योंकि वो लोग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। वो मॉन्स्टर उस ग्रेट अर्थ के मेंबर को खा जाता है, जबकि वहीं पर 2 और ग्रेट अर्थ के मेंबर्स को भी दिखाती है जो कि नीचे खड़ी होती है। इसी वक्त उनके पास विंडो ओपन होती है और उन्हें कहा जाता है तुम्हारी पार्टी के 4 में से 2 लोग मारे जा चुके हैं, अब सिर्फ तुम 2 लोग ही बचे हो। एक हंटर कहता है मैंने उस बेवकूफ से कहा भी था कि अपने 8 स्टेप स्किल को यूज किया करे, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं सुनता। अब देखो अब वो मारा गया। दूसरा हंटर उसे कहता है अच्छा ठीक है, अगर उसे मरना ही था तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी। उसके शोर मचाने की वजह से बाकी के सारे मेंबर्स भी यहीं पर इकट्ठे हो आए हैं। यहाँ पर ग्रेट अर्थ के बाकी सारे मेंबर्स की तरफ भी दिखाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स होते हैं। वो सारी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। वो हंटर चिल्लाकर उन सभी से कहता है कमीनों कहीं के यहाँ से भाग जाओ, ये मॉन्स्टर हमारा है, हम इसे मारेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही इसे जख्मी कर चुके हैं और हमारी पार्टी के 2 मेंबर्स को ये खा भी चुका है। इसके अंदर से जो क्रिस्टल निकलेगा वो हमारा है, हम तुम्हें नहीं देंगे। वो सारी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बेवकूफो, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा गाइडलाइन सिस्टम ये शो ऑफ के लिए है? हमने तुम्हारे लेवल को देख लिया है, तुम्हारा लेवल इस मॉन्स्टर से लो है, तुम दोनों मिलकर भी इसको नहीं मार सकते। तो तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हमें यहाँ पर जो भी शिकार मिलता है हम सभी वो मिल बांट कर खाते हैं, कि हम सभी लोग यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। फिर वो सारी भागते हुए उससे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि यहीं पर ग्रेट अर्थ के लीडर को दिखाती है। उसके बाइसेप्स के ऊपर ग्रेट अर्थ का लोगो बना हुआ है और ये लोगो नहीं टैटू कहना था। मुझे लगता है कि अब हमारी स्टोरी में मजा आने वाला है, क्योंकि ग्रेट अर्थ की जो लीडर है वो भी एरिक की तरह बहुत ही हट्टी कट्टी है। हो सकता है कि बाद में एरिक को इससे प्यार हो जाए और हमारे एरिक बेचारे की भी लव स्टोरी चल पड़े। कहानी सुनाने वाला कहता है अब यहाँ पर रेथिना कॉन्टिनेंट में जितने भी दूसरी दुनिया के नए इंसानों को भेजा जाता है उन सभी को यही कहानी सुनाई गई है कि ग्रेट अर्थ के सारे मेंबर्स को चारों हीरो ने मार डाला था। 20 साल पहले चारों हीरो ने मिलकर इन सभी को मार दिया था, क्योंकि उस वक्त ग्रेट अर्थ के जितने भी मेंबर्स थे उन सभी का लेवल 80 था या फिर इससे अबव था। जितने भी रेथिनियंस थे ग्रेट अर्थ का नाम सुनते ही डर जाते थे, क्योंकि इन सभी की पावर्स बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से कैरहान और जिनोबिया ने सोचा कि इन सभी को वेस्ट करना बिल्कुल गलत होगा। जिनोबिया ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए इन सभी के ऊपर सील लगा दी और इन सभी को एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया जहाँ पर ये उनके लिए मैजिक क्रिस्टल्स को हासिल करते हैं, डंजन के मॉन्स्टर्स को मारकर इन सभी को यहाँ पर जिंदा रखा गया है। ग्रेट अर्थ की लीडर ऊपर से जंप लगाती है, अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करते हुए उसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी होती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो उस मॉन्स्टर को मार देती है और उसकी बॉडी के अंदर से एक बड़ा सा क्रिस्टल निकलता है। कहीं पर इस लड़की की विंडो दिखाई जाती है जिसमें उसकी क्लास वॉरियर दिखाई गई है और उसका लेवल 112 है। जहाँ पर उसने मॉन्स्टर को मारा है वहीं पर हवा के अंदर एक एयरशिप को दिखाया जाता है। रिचर्ड उस एयरशिप के अंदर होता है। रिचर्ड ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पर सिर्फ एयरशिप से ही आया जा सकता है, क्योंकि ये एक डंजन है जो कि हवा में उड़ रही है। इस डंजन को स्काई डंजन कहा जाता है। इन सारे ग्रेट अर्थ के मेंबर्स को यहीं पर इसी डंजन के ऊपर कैद किया गया है, वो भी हमेशा के लिए पिछले 20 साल से। वो लड़की एयरशिप की तरफ देखती है तो उसकी नजर रिचर्ड पर पड़ती है। वो कहती है ये तो रिचर्ड है, लेकिन ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा। फिर रिचर्ड एयरशिप को वहीं पर उतारता है और उससे मिलने के लिए अंदर आता है। रिचर्ड आकर उसे सारी बात बताता है। वो लड़की उसे कहती है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ, मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मुझे एक मिशन को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए ये डील इतनी बुरी नहीं है। उस लड़की ने अपनी मैजिक क्रिस्टल को भी वहीं पर रखा होता है। वो रिचर्ड से कहती है मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, ये मैजिक क्रिस्टल बहुत ही बड़ा है, लेकिन इस मैजिक क्रिस्टल के बदले में मुझे सिर्फ एक ही ब्रेड का लोफ मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि पिछले 20 साल से मैं यही काम करती आ रही हूँ, सिर्फ एक ब्रेड का लोफ लेने के लिए, ब्रेड का एक टुकड़ा लेने के लिए मुझे हर रोज इतना बड़ा क्रिस्टल लेकर आना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि 20 साल तक अगर कोई ऐसा काम करेगा वो तो पागल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे काम से तो ज्यादा अच्छा है। तुम ग्रेट अर्थ के फेक लीडर बने फिरते
हो, हालांकि तुम ग्रेट अर्थ के लीडर नहीं हो और साथ ही तुम्हें गैरहान और जिनोविया के तलवे चाटने पड़ते हैं। रिचर्ड उसकी बात सुनने के बाद पहले खामोश हो जाता है और फिर उसे कहता, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं जिंदा रहने के लिए। रिचर्ड उनका खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें मेरे इस मिशन को पूरा करना पड़ेगा। इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हें जितने भी पार्टी मेंबर्स चाहिए उन सभी को तुम खुद ही चूज कर लेना। वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ कांच के ऊपर पंच मारती है और उसे कहती है, मेरे साथ इस तरह का मजाक मत करो, तुम बहुत बड़े कमीने और घटिया इंसान हो, तुमने हम सभी को बेच डाला सिर्फ अपनी उस कमीनी रथीनियन लड़की के लिए, ताकि तुम उसके साथ अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सको, जबकि गैरहान के हाथों में हमें यहाँ पर 20 साल से कैद करवा कर रखा हुआ है। तुम्हें लगता है कि अगर मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी तो मैं तुमसे बदला नहीं लूंगी वाइस कैप्टन, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो सबसे पहले मैं तुम्हारी उस रथीनियन बीवी और उसके बच्चों को मारूंगी। रिचर्ड उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर रुक जाता है और उसे कहता है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी, तुम मेरी रथीनियन बीवी और मेरे बच्चों को नहीं मार पाओगी, क्योंकि मेरी रथीनियन बीवी और मेरे बच्चों को पहले से मार दिया गया है और उन सभी को रथीनियन ने मारा है। ये बात सुन के वो लड़की भी खामोश हो जाती है। रिचर्ड उसे कहता है, पहले एक और ऑफर है, जब तुम इस मिशन को पूरा कर लोगी उसके बाद मैं तुम्हें एक मौका दूंगा मुझे मारने का, तुम मुझे मार सकती हो। फिर वो लड़की उसे कहती है, चलो ठीक है हमारी डील हुई, मुझे ये बताओ कि हमारा टारगेट कौन है। तो डेफिनेटली इसका टारगेट एरिक ही होने वाला है। तो नेक्स्ट सीन हमारा डेजर्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिक और उसकी पार्टी को दिखाते हैं। एरिक और उसकी पार्टी डेजर्ट के अंदर चलते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। तो लोग एक सिटी की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम कैलान है, क्योंकि उन्हें बैरोल्ड के बारे में टिप मिली है कि बैरोल्ड इस वक्त कैलान की एक डंजन के अंदर है। एरिक बेचारे की गर्मी की वजह से हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। एरिक कहता है, कारवान ने कहा था कि अगर हम लोग डेजर्ट के अंदर थोड़ा सा चलेंगे तो रास्ते में कोई ना कोई हमें मिलेगा, तो हमें यहाँ से गाड़ी पर लेकर जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। एरिक आइफर से कहता है, आइफर चलो जल्दी से आप विवरियन बनो और हमें अपने ऊपर बिठाकर इसी तरफ ले जाओ। आइफर उसे कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, इतनी गर्मी में मुझे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और तुम चाहते हो कि मैं बड़ी सी विवरियन बन जाऊँ। विवरियन बनने के बाद मेरी बॉडी बड़ी होगी, मेरी बॉडी से ज्यादा पानी निकलेगा तो मैं जल्दी मर जाऊंगी। एरिक उसे कहता है, आइफर तुम तो बहुत ही जल्दी बहुत स्मार्ट हो गई हो। फिर आइफर अतीसे से कहती है, सर अतीसे क्या तुम यहाँ पर कोई आइस मैजिक नहीं कास्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ी ठंड हो जाएगी। अतीसे उसे कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि यहाँ पर हवा में नमी नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर आइस मैजिक को कास्ट नहीं कर सकता। अगर तुम लोग चाहो तो फायर मैजिक कास्ट कर सकता हूँ, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल। किवी उनसे कहती है, तो हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए चले हैं और तुम सभी की हालत खराब हो गई है, अपने मिशन को कंसंट्रेट करो, क्योंकि अगर हम लोग यहीं पर इतने वीक हो जाएंगे तो हम लोग अपने मिशन को कैसे पूरा करेंगे। और साथ ही वो सामने की तरफ देखकर उनसे कहती है, सामने जरा देखो, सामने एक शॉप है जहाँ पर ठंडी आइसक्रीम बेची जा रही है। एरिक उसकी बात सुनने के बाद कहता है, लगता है कि हमारी किवी पागल हो गई है। लेकिन जैसे वो सभी लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर वाकई में एक शॉप होती है जिसके ऊपर एक ठंडी आइसक्रीम पड़ी होती है। वो सारी हैरान होकर उस शॉप की तरफ देख रही होती है और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इस डेजर्ट के अंदर कोई आइसक्रीम कैसे बेच सकता है। एरिक के पास विंडो ओपन होती है जहाँ पर वो आइसक्रीम पड़ी होती है, तो उस विंडो में उसे बताया जाता है कि ये वाकई में आइसक्रीम है। एरिक कहता है, ये तो वाकई में आइसक्रीम है। वो तीनों ये देखकर हंसना शुरू कर देते हैं। एरिक कहता है, ये तो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है। रती से कहते हैं, हाँ ये एक ट्रैप है। किवी कहती है, हम लोग इसको किसी भी एंगल से क्यों ना देख ले, ये एक ट्रैप ही है, हम लोग वहाँ पर जाकर उस आइसक्रीम को नहीं उठाने वाले। आइफर कहती है, ये भी बेवकूफ है, इतनी ज्यादा गर्मी में अगर यहाँ पर आइसक्रीम को रखा जाएगा वो तो पिघल जाएगी। लेकिन साथ ही वो तीनों कहते हैं, इसको देखकर लगता तो नहीं ये फेक है। और फिर साथ ही वो तीनों बड़ी स्पीड के साथ उस आइसक्रीम की तरफ भाग पड़ते हैं। सबसे आगे आगे एरिक होता है, उसके पीछे आइफर होती है और उसके पीछे अतीसी होता है। और वो तीनों ही उस शॉप की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि जो भी उनमें से पहले पहुंचे वो जाकर उस आइसक्रीम को उठा ले। और जैसे वो लोग उस आइसक्रीम शॉप के करीब पहुंचते हैं उसी वक्त वो रेत से बने हुए गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं, क्योंकि किसी ने वहां पर एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर कपड़ा डालकर रेत से कवर किया होता है। वो तीनों उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। उनके गिरने की वजह से वो शॉप भी तबाह हो जाती है और वहाँ पर जो आइसक्रीम रखी होती है वो भी नीचे की तरफ गिरने लगती है। एरिक जो गड्ढे के अंदर गिर रहा होता है वो कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा वीक हूँ, मैं तो अपने लिए एक आइसक्रीम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये बात भी आगे बढ़ती है, एरिक के मुंह के ऊपर पाँव रखते हुए जंप करती है और उस आइसक्रीम को नीचे गिरने से बचा लेती है। यहाँ पर एरिक, अतीसी और आइफर वो तीनों उस गड्ढे के अंदर गिर जाते हैं। किवी उस आइसक्रीम को उठाती है और चमची के साथ खाना शुरू कर देती है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 115 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 116 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक, अतीसी और आइफर तीनों ही आइसक्रीम को खाने के लिए आगे लपकते हैं। उसी वक्त वो एक ट्रैप के अंदर गिर जाते हैं, जबकि वो आइसक्रीम ही नीचे गिरने लगती है। उसी वक्त जंप करते हुए किवी आगे बढ़ती है और उस आइसक्रीम को पकड़ लेती है और साथ ही उसको खाना शुरू कर देती है। तो हमारी एपिसोड 116 की शुरुआत में किवी उस आइसक्रीम को खा रही होती है और जैसे ही वो साइड पर देखती है तो साइड से एक गाड़ी उसकी तरफ आ रही होती है। उस गाड़ी के ऊपर एक बंदा बैठा होता है।
वो बंदा अपनी गाड़ी को वहीं पर रोकता है और उतरते ही कहता है, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया, तुम लोग तो बहुत ज्यादा बेकार हो, तुमने हमारी शॉप को तोड़ दिया, तुम्हें इसकी फीस देना पड़ेगी। कीवी उसकी तरफ देखती है और कहती है, क्या यहाँ पर ये जाल तुमने बिछाया था? वो बंदा कीवी से कहता है, ये बात तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि तुम इसे एक ट्रैप कह रही हो, लेकिन फिर भी तुम इस ट्रैप के बाहर खड़ी हो और हमारी शॉप भी तबाह हो चुकी है। असल में उस बंदे को ये नहीं पता कि इसके साथ 3 और लोग भी हैं जो कि उस ट्रैप के अंदर पहले से गिर चुके हैं, क्योंकि वो तीनों ही रेत के अंदर दस चुके हैं। वो बंदा कीवी से कहता है, मैं एक रैकर हूँ, तुम मुझे देखकर पहचान नहीं रही, इसका मतलब तुम इस डेजर्ट में पहली बार आई हो। और मैं एक रैकर हूँ, रैकर का काम यहाँ पर हंटर्स को बचाना है जो कि इस डेजर्ट के अंदर गुम हो जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं। मैं उन सभी को बचाता हूँ, लेकिन मैं उनको बचाने के पैसे लेता हूँ। वो बेचारा भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त नीचे की रेत सरकती है और वो रेत के अंदर दस जाता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि अब यहाँ पर क्या हो गया। ठीक उसी वक्त उसके पीछे से बाहर निकलता है तो गुस्से के साथ उसकी तरफ देखकर कहता है, तो तुम रैकर हो, तुम ही यहाँ से हमें बचाओगे, चलो जल्दी से कैलान चलते हैं। तो नेक्स्ट सीन में वो रैकर उन सभी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। एरिक उसकी गाड़ी के ऊपर बैठा होता है। तो वो सभी लोग कैलान सिटी की तरफ जा रहे हैं और वो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें राइड मिल गई है। एरिक कैलान सिटी की तरफ देखता और कहता है, तो इसका मतलब बैरोल्ट हमें इस सिटी में मिलेगा। तो इस सारे एंशियंट सिटी को कैलान कहा जाता है, जिसको फॉरगेटन एंशियंट सिटी कहा जाता है और ऊपर से एक फॉरबिडन एरिया भी है। यहीं पर कहानी सुनाने वाला हमें कैलान की हिस्ट्री के बारे में बताता है। वो कहता है, हजारों साल पहले ये एक एरिया हुआ करता था जिसे एक एंशियंट रून भी कहा जाता है। ये एंशियंट रून इस डेजर्ट के सेंटर में है। यहाँ पर आसपास सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, इसलिए बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। ये एंशियंट जमाने में यहाँ पर बनाया गया था और इसे पत्थरों को तराश तराश कर बनाया गया है। यहाँ पर हर एक चीज पत्थरों से बनी है, यहाँ तक इसकी दीवारें और इसके अंदर जितने घर हैं वो सारे भी पत्थर से बने हैं। अभी तक किसी को इस बारे में नहीं पता कि इन सारे पत्थरों को तराश कर एक शहर किसने बनाया। कैलान सिटी की बाहरी दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा मोटी भी है और ऊंची भी है। दीवारों के ऊपर से चढ़कर कैलान सिटी के अंदर आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहले से रहते हैं उनको एक एडवांटेज है क्योंकि आसपास बिल्कुल डेजर्ट है, कोई भी आसानी से यहाँ पर नहीं आ सकता। ये तो बिल्कुल एक किले की तरह है, अगर आप यहाँ पर अंदर पहुंच जाते हैं तो आप बाहर से महफूज है और ऊपर से ये सारी की सारी लैंड बैरन है। वजह से कोई भी बड़े किंगडम वाला, कोई भी राजा इसके ऊपर अपनी संपत्ति का हक नहीं जताना चाहता, कि इसे अपने इलाके में शामिल नहीं करना चाहता, किसी को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर अपनी एक गवर्नमेंट है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से चलते हैं। इसी वजह से कैलान को इंडिपेंडेंट सिटी भी कहा जाता है। एरिक और उसकी टीम कैलान सिटी के रूफटॉप पर पहुंच जाते हैं। एरिक उनसे कहता है, तो बैरोल्ट यहीं पर कहीं पर छुपा होगा, हमें बस उन जाकर ढूंढना है। कीवी उनसे कहती है, अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर डंजन के डीपेस्ट हिस्से में वो मौजूद होगा, जहाँ पर हमारी गॉडेस की पावर्स नहीं पहुँच सकती। हमें डंजन के डीपेस्ट पार्ट में ही जाना होगा। अति से कहता है, अगर हम लोगों को एक डंजन में जाना है तो हमें जल्दी से पहले जाकर हंटर्स गिल्ड के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। एक फिर उसे कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है क्योंकि मेरा लेवल अप हो चुका है, इसलिए मुझे अपना हंटर्स लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा, मुझे दोबारा से जाकर टेस्ट देना पड़ेगा अपने लेवल के लिए। वो तीसरे से कहता है, तीसरे मेरे साथ चलो, हम लोग उस बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है कि हंटर गिल्ड उसी तरफ होगा। काइफर की तरफ देखता और कहता है, ये बच्ची तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ये उसे कहती है, अरे तुम उसे कैसे भी देखो, वो है तो एक बहुत ही यंग विवरियन, इसी वजह से वो बच्चों की तरफ बिहेव करती है। कीवी उन दोनों की तरफ देखकर सोच रही होती है। कीवी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के साथ थे। एरिक उसे कहता है, नहीं, हम लोग हमेशा से एक दूसरे के साथ नहीं थे, हम लोग सिर्फ इसी मिशन पर एक साथ आए हैं। मुझे लगता है क्योंकि ये दोनों ही ड्रैगन स्पीशीज से है, इसी वजह से इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है, तुम इसे आपस में एक बॉन्ड भी कह सकती हो। कीवी उसे कहती है, एक बॉन्ड क्या होता है? कीवियों को इन सारी बातों के बारे में नहीं पता कि रिलेशंस क्या होती है और बॉन्ड क्या होता है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग क्या होती है। एरिक उसे कहता है, चलो छोड़ो इन सब बातों को, मुझे ये बताओ कि नीचे का ग्राउंड ऐसा क्यों है? यानी नीचे का ग्राउंड जो होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर खाबड़ होता है। के पास गाइड बुक होती है, वो उसके अंदर पढ़ने के बाद उसे कहती है, इस एंशियंट सिटी यानी कैलान को टॉम राइडर्स ने बनाया था, लेकिन 35 साल पहले यहाँ पर अचानक एक डंजन की अपील होने के बाद टॉम राइडर्स ने यहाँ पर आना बंद कर दिया और काम भी बंद कर दिया। और उसके बाद जब यहाँ पर एक डंजन ओपन हुई, यहाँ पर हंटर्स ने आना स्टार्ट किया। हंटर्स के यहाँ पर आने के बाद कुछ हंटर्स यहीं पर बस गए और यहाँ पर एक सिटी बन गया। कीवी एरिक से कहती है, इस पॉम्फलेट में तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। एरिक उसे कहता है, तुम्हारी तरफ देखकर लगता है कि तुम्हारी उम्र सिर्फ 1 साल है, हमारे पास तो गॉडेस की पावर है, फिर तुम इस गाइड के अंदर क्यों पढ़ रही हो? एरिक उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है, तो इसका मतलब हम लोग इस वक्त रूइंस के ऊपर खड़े हैं और हमारे नीचे एक डंजन है। रथीना कॉन्टिनेंट की 4 बड़ी डंजन्स जिनको फॉरबिडन एरिया करार दिया गया है। ये 4 ऐसी डंजन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर किसी को भी जाने से मना किया गया है। डीपेस्ट पार्ट में तो बिल्कुल भी मत जाना। यहीं पर वो रैकर आगे बढ़ता है और एरिक से कहता है कि ये डंजन बहुत ज्यादा गहरी है, किसी को भी नहीं पता ये कितनी ज्यादा गहरी है। यहीं पर हम रैकर्स तुम लोगों की हेल्प करते हैं, तुम जैसे हंटर्स की, तुम लोगों को नीचे तक पहुँचा कर आते हैं जहाँ तक तुम जाना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास काफी सारे मैप्स भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर टॉम राइडर्स का ब्लड है। एरिक उसे कहता है, मुझे ये बात सुनने के बाद थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। वो रैकर उसे कहता है, मैं तुम सभी
आदमी को यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब जरा हमारी फीस के बारे में बात कर ली जाए। एरिक आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुमने वहाँ पर हमें ट्रैप किया था, उसके बदले में तो तुम्हें हमें फीस देनी चाहिए। यहीं पर आइफर और तीसरे जो कि सामने की तरफ गए थे वो वहीं पर रुक जाते हैं। आइफर कहती है जरा सामने की तरफ देखो, वो तो मार्टिन और दोनों बहनें हैं। एरिक जैसे मार्टिन का नाम सुनता है एरिक पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये अभी भी अपनी उस गाइड को खोलकर बैठी होती है और उसके अंदर मैप देख रही होती है। किवी कहती है इस मैप के मुताबिक हमें सामने की तरफ जाना होगा और वर्टिकल केव है। हालांकि वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए ये जगह ठीक रहेगी। हम चलो सभी लोग पहले उसी तरफ चलते हैं। किवी एरिक से कहती है चलो ठीक है वहाँ पर चलते हैं, लेकिन एरिक पीछे की तरफ मुड़ गया होता है। आइफर भी चिल्लाकर मार्टिन और दोनों बहनों से हाय बोलने लगती है, लेकिन अतीसी उसे रोक देता और कहता है जरा एरिक की तरफ देखो। वो दोनों पीछे की तरफ देखती है तो एरिक पीछे की तरफ मुड़ गया होता है। रैकर भी एरिक से कहता है तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, उस तरफ से रास्ता बहुत ही लंबा है। किविया को इस सब के बारे में नहीं पता, किविया भी उनके साथ ही चल पड़ती है। एरिक के उस लंबे रास्ते को ही फॉलो कर रही होती है। किविया उसे कहती है हमें इस लंबे रास्ते से क्यों जाना है, हम लोग उस शॉर्ट रास्ते से भी तो जा सकते थे। एरिक उसे कहता है नहीं मुझे उस तरफ से नहीं जाना, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। किविया उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? एरिक उसे कहता है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। किविया कहती है लेकिन तुम काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। एरिक कहता है नहीं मैं गुस्से में नहीं हूँ। फिर किविया उसे कहती है क्या तुम उन हंटर्स को जानते हो जिनको आइफर हाई बोलने वाली थी? एरिक उसकी बात सुनने के बाद रुक जाता है और उसे कहता हाँ मैं उनको जानता हूँ लेकिन ज्यादा नहीं, मैं उन्हें गाँव में मिला था जहाँ पर पिछली बार मैं रुका था। किविया उसे कहती है तो इसका मतलब ये वही हंटर है जिसने साना को मारा था। साथ ही किविया चिल्लाकर उसे कहती है अगर कोई रोडेल को मार दे तो मैं भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होंगी। इस वक्त तुम जो कुछ भी फील कर रहे हो मैं उसे समझ सकती हूँ, लेकिन इन सबको अवॉइड नहीं करना चाहिए। एरिक किविया से कहता है अब बस करो, ये सब कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए इस टॉपिक को बंद करो क्योंकि तुम इस सबको नहीं समझ सकती। मेरे रास्ता बदलने की वजह से हमारे मिशन पर जरा भी असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा मसला है, चलो आगे बढ़ते हैं। किविया से कहती है अच्छा ठीक है। जैसे वो आगे बढ़ने लगते हैं वहीं पर उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। उस लड़की के सामने 3 लुटेरे खड़े होते हैं। वो लुटेरे उस लड़की से कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लड़की उनसे कहती है लगता है कि तुम लोगों ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, अपने कानों के अंदर से रेत को बाहर निकालो, अपनी बात को ध्यान से सुनो और जाकर अपने बोस को बता दो ये सारा एरिया मेरा है, तुम लोग यहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते, तुम सभी लोग डंजन के अंडरग्राउंड एरियाज में रहते हो, वहीं पर लूट का सामान इकट्ठा करते हो, तो वहीं पर रहो और बाहर आने की कोशिश मत करना। एक लुटेरा उसे कहता है हम लोग तो यहाँ पर तुमसे प्यार से बात करने के लिए आए थे, लेकिन लगता है कि तुम हमारी बात को नहीं मानने वाली, तुम तो वाकई में मरना चाहती हो तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तो वो लड़की भी अपने फैंसी ड्रेस को उतार देती है और नीचे से उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे स्कार होते हैं और उसकी बॉडी काफी अच्छी लग रही है। हो सकता है कि ये लड़की काफी स्ट्रॉन्ग हो। वो उनसे कहती है अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो आओ और कोशिश करके देख लो, लेकिन मैं इससे पहले तुम्हें वार्निंग दे दूं क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो तुम सभी लोग यहाँ पर मारे जाओगे। वो लुटेरा इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनी कहीं की, लगता है तुम हमें बहुत ही ज्यादा कम मांग रही है। तो जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त किविया उसके ऊपर किक मारती है और उस लुटेरे को नीचे गिरा देती है। दूसरा लुटेरा उसे कहता है अब तुम कौन हो? किविया उन्हें आगे से कोई भी जवाब नहीं देती। तो वहाँ पर बाकी जो 2 बच्चे होते हैं उनमें से एक कहता है मैं तो किसी ने भी नहीं बताया था कि इस लड़की के साथ इसका एक बॉडीगार्ड भी है। तो उसका साथी उसे कहता है जब भी कभी कोई इस तरह का मसला होता है तुम हमेशा मेरे ऊपर ही चिल्लाते हो, मुझे कैसे पता होगा कि इसके साथ इसका बॉडीगार्ड है? उसी वक्त एरिक उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर कोई लुटेरे हो जो कि इसे लूटने के लिए आए हो। दोनों जैसे पीछे की तरफ अपनी नजर घुमाते हैं वो कहते हैं ये तो एक वॉल्टेरा है। वॉल्टेरियन वॉरियर को वहाँ पर देखते ही वो वहीं पर अंडरग्राउंड में एक पैसेज ओपन करते हैं और उसके अंदर छलांग लगा देते हैं। एरिक कहता है मुझे लगता है ये वाकई में लुटेरे हैं, उन्होंने तो अंडरग्राउंड में भागने का रास्ता भी बनाया हुआ है। उन दोनों लुटेरों के वहाँ से भाग जाने के बाद वो लड़की उनसे कहती है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हम पर काफी ज्यादा खतरा हो सकता था, लेकिन तुम सभी लोग हो कौन? जबकि तीसरे लुटेरे को अभी भी किविया ने पकड़ा होता है, वो उसके गले को दबा रही होती है। एरिक, अतीसी और आइफर उसे कहते हैं किविया इसको छोड़ दो वरना तुम इसे मार दोगी। किविया उसे कहती है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मसला है। एरिक कहता अब इसको क्या हो गया, ये तो मेरे डायलॉग मेरे ऊपर चिपका रही है। रैकर भी वहीं पर आ जाता है और वो उस लड़की को देखते ही कहता है बहना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बाकी सारे भी ये बात सुन के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये तुम्हारी बहन है? तो उसके बाद वो लड़की जो कि रैकर की बहन भी है, इसका नाम सीलिया है, सीलिया उन्हें अपने बार में ले जाती है। यहाँ पर उनके सामने टेबल पर ढेर सारा खाना पेश किया जाता है। सारी उस खाने को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। आइफर कहती है कितने दिनों के बाद हमें इस तरह टेबल पर बैठकर खाना मिल रहा है। अती से कहता अब जबकि ये जगह एक डेजर्टेड प्लेस है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इतना सारा खाना अफोर्ड करना आसान बात होगी, सब कुछ तो बहुत ज्यादा महंगा होगा। सीलिया उनसे कहती है इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोगों ने मेरी जान बचाई है, अपनी जान बचाने वाले हंटर्स को इतना सब कुछ तो दे ही सकती हूँ ना, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ओएसएस की मैडम सीलिया अपनी जान बचाने वाले हंटर्स को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर सकती। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 116 का एंड करने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब
कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल अप एरर की एपिसोड 117 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक और उसकी टीम को एक लड़की मिलती है जिसका नाम सीलिया होता है। सीलिया वहां की बार की ओनर है। वो उन सभी को अपने होटल में लेकर जाती है और उनके सामने बहुत ही महंगा खाना रखती है। इसे उसे कहता है ये खाना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। वो उनसे कहती है तुम लोगों को इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम लोगों को इतना खाना भी नहीं दे सकती। हालांकि तुम सभी हंटर्स ने मेरी जान बचाई है, तो फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इस ओएसएस की मैडम इतनी ज्यादा कमजोर है कि वो अपने मेहमानों को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर सकती। एरिक ये सुनने के बाद हैरान होता है और उसे कहता है तो क्या इस सारी जगह की मालिक तुम हो। वो लड़की एरिक से कहती है इस सब में इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। हाँ, इस सारी जगह की मालकिन मैं हूँ और मेरा नाम सीलिया है। एरिक उसे कहता है मैं हैरान इस बात से हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदे की जान बचाई है। रेकर भी यहीं पर खड़ा होता है। रेकर उनसे कहता है मेरी बड़ी बहन यहाँ पर एक बिजनेस वूमेन है और ये पूरे का पूरा टैवरन इसका है। इसके अलावा ये बहुत सारे बिजनेस चलाती है जिनमें हमारे रेकर्स का काम भी आता है। इसी वजह से क्योंकि ये बहुत ही बड़ी बिजनेस वूमेन है, वो लुटेरे इसको लूटने के लिए आए थे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे हंटर्स हैं जो कि इसको निशाना बनाते रहते हैं। किवी रेकर की सारी बात सुनने के बाद कहती है अगर तुम वाकई में एक बिजनेस वूमेन हो और तुम यहाँ पर कोई लीगल काम कर रही हो तो फिर तुम्हें जाकर गार्ड्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ है। सीलिया उनसे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी जगह के ऊपर कोई भी लॉ को फॉलो करता होगा। यहाँ पर कोई भी पुलिस का सिस्टम नहीं है, कोई भी यहाँ पर लॉ को फॉलो नहीं करता। कहा था कि हमारे पास कैलान के अंदर कोई भी हंटर्स गिल्ड भी नहीं है। तुम लोग अगर डंजन के अंदर जाना चाहते हो तो अपनी मर्जी से जा सकते हो। कैलान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किसी को अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। इसी वजह से ये जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, तुम मुझे एक सेटलर भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी होता है वो मेरी मर्जी से ही होता है। साथ ही मेरे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर्स के साथ ताल्लुकात भी है कि मुझे प्रोटेक्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग मेरी बातें सुनते हैं। जबकि कुछ पावरफुल हंटर्स को मैं अपनी पर्सनल रीजंस के लिए भी अपने पास रखती हूँ। और वो साथ ही एरिक की तरफ घूर घूर कर देख रही होती है। एरिक भी उसकी तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त कीवी है जो कि वहाँ पर पी लेती है। पीने के बाद उसे चढ़ जाती है क्योंकि रेकर उसके ग्लास के अंदर वाइन डाल रहा होता है। अब वो क्योंकि गॉडेस की एम्बॉडीमेंट है, इसी वजह से एक ही ग्लास पीने से उसे चढ़ जाती है। वो और उन सभी से कहती है हम लोग यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक उसकी तरफ देखता और कहता है कीवी तुम्हें क्या हो गया और तुम इस तरह की बात कर रही हो, तुम कहाँ पर जा रही हो। तीसरी अपनी ग्लास में चेक करता और कहता है ये लोग तो हमें शराब पिला रहे हैं। कीवी उनका पीछे की तरफ मुड़ जाती है क्योंकि उसे चढ़ी हुई है। वो उनसे कहती है मैं डंजन में जा रही हूँ। एरिक चिल्लाकर उसे कहता है तुम इस वक्त कौन सी डंजन में जा रही हो। कीवी कहती है अगर तुम लोगों को मेरे साथ नहीं आना तो यहीं पर बैठे रहो, मैं तो जा रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से जाकर बैरोल्ड को ढूंढना होगा ताकि मैं अपने मिशन को पूरा कर सकूं। हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। सीलिया जैसी बैरोल्ड का नाम सुनती है इसी वक्त उसे कुछ आइडिया आता है और वो इसी बारे में सोच रही होती है। एरिक कीवी से कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि बैरोल्ड कहाँ पर है, तुम उसे ढूंढोगी कहाँ पर जाकर। कीवी से कहती है मुझे ये तो पता है कि वो यहाँ पर फॉरबिडन डंजन के अंदर है, मैं वहीं पर जा रही हूँ। एरिक आगे बढ़ता है, उसे उठा लेता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ की डंजन कितनी बड़ी है। अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर मैप नहीं है तो तुम इस डंजन के अंदर खो जाओगी और कभी भी बाहर नहीं आ पाओगी। केवी से कहती है चलो ठीक है, पहले चलकर कहीं से जाकर एक नक्शा ढूंढते हैं, उसी के बाद हम लोग डंजन में जाएंगे। सीलिया उनसे कहती है अगर तुम सभी लोग एक मैप को ढूंढ रहे हो, मेरे पास एक मैप है जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे निशान लगे हुए हैं ऐसी जगहों के जहाँ पर बैरोल्ड हो सकता है। एरिक भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है अभी तुमने क्या कहा। अतीसी और आइफर भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सीलिया उनसे कहती है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है, मेरे पास एक मैप है जिससे तुम्हें पता चल सकता है कि बैरोल्ड कहाँ पर है। सीलिया उनसे कहती है अब क्योंकि मैं यहाँ पर रेकर्स का बिजनेस चलाती हूँ तो रेकर्स का बिजनेस चलाने के लिए मुझे हर जगह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना पड़ता है। मेरे पास एक मैप है, वो इतना ज्यादा काबिल भरोसा तो नहीं है लेकिन मैंने इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे निशान लगाए हुए हैं जहाँ पर बैरोल्ड हो सकता है क्योंकि जहाँ पर डंजन के अंदर काफी सारे हंटर्स जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। जहाँ पर उन्होंने बैरोल्ड को देखा था वो उस जगह के ऊपर निशान लगा देते हैं। और साथ ही सीलिया उन सभी को अपने पास से एक आर्टिफैक्ट देती है और कहती है ये एक स्पेशल ट्रैकर आर्टिफैक्ट है, सभी को एक एक दिया जाएगा। ये एक चेन आर्टिफैक्ट है, तुम सभी के पास एक होगा, अगर एक का आर्टिफैक्ट बंद हो जाएगा तो बाकी सभी के खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि तुम में से एक मर चुका है। असल में तो ये एक ट्रैकर है जिससे सीलिया इनको ट्रैक कर सकती है, लेकिन फिर भी ये इन सभी के काम की भी चीज है। एरिक, अतीसी, आइफर और कीवी वो चारों अंडरग्राउंड डंजन की तरफ निकल पड़े हैं उस मैप के मुताबिक जो कि सीलिया ने उनको दिया है। उस मैप के ऊपर उसने बहुत सारे निशान लगाए हुए हैं और उन्हें बताया है कि तुम्हें इन प्लेसेस के ऊपर जाना है जहाँ पर बैरोल्ड हो सकता है। कहता है मुझे तो पहले ही पता था कि हम लोग जहाँ पर भी जाएंगे
जाएंगे, हमें अच्छे लोग मिल ही जाएंगे। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर आने के बाद इन्फॉर्मेशन हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से मिल गई, यहाँ तक हमें एक मैप भी मिल गया है। अतीश से कहता है, और ऊपर से मजे की बात तो ये है कि उन सभी ने हमें फ्री का खाना भी दिया। आइवर उनसे कहती है, हमने कल जो खाना खाया था वो बहुत ज्यादा डिलीशियस था। जबकि एरिक किविए का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लेकिन हमारी लीडर की तरफ तो देखो, उसकी हालत तो अभी भी बहुत ज्यादा खराब है, कल की सिर्फ एक ही ड्रिंक पीने के बाद। साथ ही एरिक उसकी नकल उतारते हुए कहता है, मुझे डंजन में जाना है क्योंकि मुझे जाकर बैरोल्ड को ढूंढना है। किविए अभी भी उस बकी के अंदर ही बैठी होती है, अभी तक उसकी पूरी उतरी नहीं होती। वो उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो। साथ ही वो उसे कहती है, मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रही हूँ, अपनी मेमोरीज के अंदर से ये सारी बातें भुला दो जो भी कल मैंने कही थी। एरिक फिर से उसकी नकल उतारते हुए कहता है, मुझसे कैलान डंजन के अंदर जाना है। जबकि किविए उसे बाहर की तरफ लटका देती है। एरिक उसे कहता है, मैं नीचे गिरने वाला हूँ, मुझे ऊपर लो। और फिर इसी तरह वो हंसते मुस्कुराते हुए ग्रेट डंजन के अंदर चले जाते हैं। जबकि उसी वक्त ऊपर का सीन दिखाते हैं, सीलिया ऊपर ही बैठी होती है, उसके पास ट्रैकर आता है और उसे कहता है, बहना तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उन सभी को ग्रेट लिब्रियन डंजन के अंदर क्यों भेज दिया, और ऊपर से तुमने उन सभी को जो मैप दिया है, उस मैप के ऊपर जितने भी निशान हैं, ऐसे निशान हैं जहाँ पर हम में से कोई भी पहले नहीं गया, तो फिर तुमने वो निशान लगा हुआ मैप उनको क्यों दे दिया है। सीलिया उसे कहती है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सीलिया यहीं पर सोच रही होती है, मुझे नहीं पता कि इन सभी लोगों को बैरोल्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन किसने दी कि बैरोल्ड यहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर किसी बंदे के बारे में बात कर रही होती है और साथ ही एक वेपन की तरफ देखते हुए कहती है, उस बंदे की फाइट तो कब की खत्म हो चुकी है, पता नहीं अब इस वेपन का इस सब बात से क्या ताल्लुक है, यहाँ पर किस बंदे की फाइट ओवर होने का कह रही है। नेक्स्ट सीन हमारा अंडरग्राउंड डंजन का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनकी स्पीशीज का नाम ड्रोल होता है और लेवल 72 होता है। एरिक अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और की पावर को रिलीज करते हुए उन सभी ड्रोल मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है और उन सभी मॉन्स्टर्स को आधमरा करके छोड़ देता है। एरिक कहता है, मुझे तो लगा था कि ये सारे के सारे लेवल 70 की मॉन्स्टर्स हैं और सारे मिलकर एक ही बार मेरे ऊपर अटैक करने वाले हैं, तो ये तो मुझे थका देंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा है। जबकि किविए भी वहीं पर खड़ी होती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, बेवकूफ कहेंगे, हम लोग यहाँ पर बैरोल्ड को ढूंढने के मिशन पर है, तुम रास्ते में इन सारे मॉन्स्टर्स को क्यों मार रहे हो, हमारा इन मॉन्स्टर्स से क्या ताल्लुक है, चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। बस जरा देखो तो सही, तुमने अपने काम को भी पूरा नहीं किया, इनमें से ज्यादातर तो अभी तक जिंदा है और तुमने इनको सही से मारा भी नहीं है। एरिक उसे कहता है, मैंने इन सभी को जानबूझकर जान से नहीं मारा, मैंने इनको जिंदा रखा है क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर हैं और इससे नीचे वाले फ्लोर्स पर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। तुमने कहा था क्योंकि इस डंजन के अंदर कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है, इसीलिए ज्यादातर हंटर्स इस एरिया के अंदर नहीं आते इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स कब से यहीं पर इंतजार में है कि कोई यहाँ पर आकर इनको मारे। साथ ही एरिक उसको पीछे की तरफ मोड़ लेता है। किविए उसे कहती है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इन सभी को जिंदा छोड़ने का इस बात से क्या ताल्लुक है, मैं इन मॉन्स्टर्स को मारने से कुछ नहीं मिलने वाला, सीधा जाकर बैरोल्ड को ढूंढते हैं। इसी वक्त उसके पीछे एक जबरदस्त फायर पावर का अटैक होता है। इसे ड्रैगन बनने के बाद अपनी फायर पावर को यूज करते हुए वहाँ पर जितने भी अधमरे मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को मार देता है। उन सभी के मरने के बाद उनके अंदर से लाइफ फोर्स निकलती है और वो सारी की सारी लाइफ फोर्स अतीसी और आइफर की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अतीसी और आइफर दोनों अपनी ड्रैगन फार्म में होते हैं। ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, अतीसी का तो मुझे पता था कि वो एक ड्रैगन है और उसके पास ड्रैगन कोर है, लेकिन ये क्या, आइफर के पास भी एक ड्रैगन कोर है। अतीसी किविए से कहता है, तुम्हें पता है कि हमारे लेवल्स इतने ज्यादा हाई नहीं है, कभी कभी हमें मौका मिलता है और हमारे आसपास ज्यादा लोग नहीं होते। एरिक अपनी पावर्स को यूज करते हुए हाई लेवल के मॉन्स्टर्स को आधमरा करके छोड़ देता है, फिर हम लोग अपनी फायर पावर को यूज करते हुए मार देते हैं ताकि उनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। आइफर भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है, मैंने भी अपनी ड्रैगन कोर को कंट्रोल करना सीख लिया है और इसके साथ साथ मैं भी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकती हूँ। हालांकि इस सारी लाइफ फोर्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करना मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करने से मेरा लेवल बहुत ही जल्दी अप हो जाता है। अतीसी आइफर से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ और जाकर अपने कपड़े चेंज करके आता हूँ। फिर उसे कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। एरिक उसे कहता है, रास्ते में देख लेना, अगर कोई मॉन्स्टर हुआ तो उसे भी मार देना। जबकि किविए बहुत ज्यादा हैरान होती है और अभी भी सोच रही होती है, एक विवरियन के पास ड्रैगन कोर कैसे हो सकती है। यहीं पर आइफर की तरफ दिखाते हैं। आइफर एरिक से कहती है, क्या तुमने देखा अतीसी अपनी ड्रैगन फॉर्म में कितना हैंडसम लगता है, उसकी बॉडी कितनी ज्यादा मोटी ताजी और मस्कुलाइन है। एरिक उसे कहता है, हाँ वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में भी लड़कियों में बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हैंडसम है। आइफर एरिक से कहती है, अब मैं भी इतनी बुरी नहीं दिखती, ह्यूमन फॉर्म में मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ और अपनी विवरियन फॉर्म में मैं बहुत ज्यादा क्यूट हूँ। किविए भी उनकी बातें सुन रही होती है। जब उसे लगता है कि इनकी बातें बोर करने वाली है, वो अपनी गाइड बुक को निकाल दिया और उसको पढ़ना शुरू कर देती है। फिर तो अभी भी उसी की तारीफें कर रही होती है। वो कहती है, अतीसी की उम्र अभी सिर्फ 150 साल है, यानी कि वो अभी बहुत ज्यादा यंग है, यानी जब वो एक अडल्ट ड्रैगन बन जाएगा तो वो कितना बड़ा और खूबसूरत हो जाएगा। किविए आइफर से कहती है, अतीसी एक फायर रेड ड्रैगन है जो कि अपनी नस्ल का इकलौता रह गया है और उसे तुम ऐसे भी कह सकती हो कि वो अपनी नस्ल का राजा है। साथ ही वो उसे उसके स्पेक्स के बारे में बताती है। फायर रेड ड्रैगन अपने साइज में 36 मीटर तक चौड़ा हो सकता है और 80 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है और उम्र 500 साल तक हो सकती है।
एफर कहती है क्या वाकई में अतीसे इतना बड़ा हो जाएगा। एफर उसकी तारीफ करते हुए कहती है मिस कीवी, मुझे पहले से पता था तुम गॉडेस की एम्बॉडीमेंट हो और तुम्हें ड्रैगन्स के बारे में बहुत कुछ पता है। कीवी उससे कहती है ये बात तो ठीक है कि मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एम्बॉडीमेंट हूँ, इसलिए मुझे ड्रैगन स्पीशीज के बारे में बहुत कुछ पता है क्योंकि सारी की सारी ड्रैगन स्पीशीज को गॉडेस ऑफ डार्कनेस ने खुद बनाया है। आइफर कीवी से कहती है मिस कीवी, मेरे बारे में बताओ मैं कितनी बड़ी हो सकती हूँ। कीवी उसे कहती है तुम एक ड्रैगन स्पीशीज हो लेकिन एक ड्रैगन नहीं हो क्योंकि तुम एक विवरियन हो। मगर तुम्हारी बॉडी जिस साइज में है तुम्हारा साइज इतना ही रहेगा, तुम इससे बड़ी नहीं हो सकती। और साथ ही कीवी उसे ये भी कह देती है, कीवी उसे कहती है अब जबकि तुम दोनों की साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है इसलिए तुम दोनों आपस में मेटिंग नहीं कर सकते। पता नहीं कीवी को यह सब कुछ क्या सूझा कि उसने ये बात कर दी। आइफर और एरिक दोनों ही उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि कीवी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है कि उसने ये बात यहाँ पर क्यों कर दी। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 117 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। लेवल ऑफ एरर की एपिसोड 118 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था तीसरे एरिक, आइफर और कीवी चारों ही ग्रेट लिब्रियन डंजन के अंडरग्राउंड एरिया की तरफ जा रही है जहां पर बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स है। एरिक उन सारे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अधमरा छोड़ देता है ताकि तीसरे और आइफर उनकी लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर सके। इसे वहां से अपने कपड़े चेंज करने के लिए साइड पर चला जाता है, जबकि आइफर तीसरे की तारीफें कर रही होती है कि वो ड्रैगन फॉर्म में कितना क्यूट और हैंडसम दिखाई देता है। यहीं पर कीवी तीसरे के बारे में बताती है कि तीसरे ड्रैगन बनने के बाद उसका साइज कितना बड़ा होगा और उसकी उम्र कितनी ज्यादा होती है। और वो आइफर को उसकी विवियन स्पीशीज के बारे में बताती है कि तुम्हारा साइज इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। और साथ ही वो उसे ये भी कह देती है क्योंकि तुम दोनों के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर सकते। आइफर और एरिक उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर अतीसे भी आ जाता है। अतीसे उनसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि मुझे ज्यादा देर हो गई। अतीसे जैसे वहाँ पर आता है आइफर उसी वक्त अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाती है और बहुत ज्यादा शर्मा भी रही होती है और भागती हुई अतीसे के पास चली जाती है। उसे लगता है कि शायद तीसरे ने कीवी की ये वाली बात सुन ली है कि हम दोनों आपस में वेटिंग नहीं कर सकते। तीसरे उसे कहता है तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा शायद तुम लोग ड्रैगन्स के बारे में बात कर रहे थे। आइफर बेचारी बहुत ज्यादा घबरा भी जाती है और साथ में शर्मा रही होती है कि कहीं वाकई में इसने वेटिंग वाला पार्ट सुन ना लिया हो। वो उसे कहती है नहीं, हम लोग तो ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे थे। ये मेरे ड्रैगन कोर के बारे में जानकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि एक विवियन के पास ड्रैगन कोर होना बहुत ज्यादा अमेजिंग बात है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलो छोड़ो इन सारी बातों को, हम लोग आगे चल के बैरोल को ढूंढते हैं। तीसरे उसे कहता है आइफर आज तो लगता है कि तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो क्योंकि तुमने लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब किया है, शायद इसी वजह से तुम बहुत ज्यादा खुश हो। कीवी और एरिक भी पीछे खड़ी होती है। एरिक अपना सर लटका कर खड़ा होता है। कीवी कहती है अब क्या होगा। एरिक उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लगता है कि आइफर इस बात को बहुत ही जल्दी बुला देगी। कीवी भी इस बात से उदास होती है और कहती है मुझे लगता है कि मुझे ये बात यहाँ पर नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पर कीवी उस मैप के मुताबिक हमें कहती है कि हम लोगों ने मैडम सिलिया ने जो हमें मैप दिया था उसी मैप को फॉलो करते हुए उन सारी प्लेसेस के ऊपर गए जहाँ पर उसने निशान लगाए हुए थे और उसके कहने के मुताबिक हम लोगों ने अपने रास्ते को साथ साथ मार्क भी करते गए, यानी कि हमने उसके मैप को कंप्लीट कर दिया। उन सारे रास्तों को लाइन से जोड़ते हुए रास्ते में जो कुछ भी था हमने उन सभी को क्लियर कर दिया, सारे मॉन्स्टर्स को भी मार दिया। हमें इन सारी प्लेसेस के ऊपर जहाँ पर उसने मार्क किया था किसी किसी जगह के ऊपर किसी इंसान के रुकने का पता भी चला कि वहाँ पर कोई ना कोई रुका होगा। इन डंजन के अंदर 4 दिन गुजारने के बाद भी हमें अभी तक बैरोल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। बैरोल कहीं पर भी नहीं मिला। अब सिर्फ हमारे पास एक ही जगह बची है जहाँ पर हम लोग जा सकते हैं, एक बड़ा निशान। वो जगह बहुत ज्यादा बड़ी है, हो सकता है कि वो बॉस का रूम हो। कीवी यहाँ पर सब्जी काट रही होती है और कहती है हम लोग उस बड़े रूम के अंदर जहाँ पर हमें लगता है कि हमारी आखिरी प्लेस है जहाँ पर बैरोल हो सकता है कल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अतीसे और आइफर अब भी मेरे इर्द गिर्द इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो मुझसे बात करने में हिचकिचा रहे हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सब्जियां काटते काटते वो साथ में कटिंग बोर्ड को भी काट देती है। इसी वक्त कीवी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कीवी ये चाकू मुझे दे दे, ये सब्जियां मैं काट लूंगी, खाना मैं बनाती हूँ, आप जाकर आराम करें। कीवी उसे कहती है नहीं, तुम तो लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करने के बाद काफी ज्यादा थकी होगी, तुम जाकर आराम करो, मैं यहाँ पर कुकिंग तो कर ही सकती हूँ। फिर उसे कहती है तुमसे पहले सारी कुकिंग मैं ही किया करती थी तो अभी मुझे कुकिंग करने दो, मुझे कुकिंग करना आता है। कीवी उसे कहती है नहीं, जबकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ तो मुझे कुकिंग तो करने दो। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाती है उसके हाथ से वो चाकू लेने के लिए, लेकिन वो चाकू उसकी उंगली पे लग जाता है और उसका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर उसे कहती है आइफर क्या तुम ठीक हो। फिर उसे कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगता है कि ये चोट मुझे इसीलिए लगी है क्योंकि गॉडेस ने मुझे सजा दी है, तुम गॉडेस की एम्बॉडीमेंट हो, तुमसे हम लोग काम करवाएंगे तो गॉडेस हमें सजा तो देगी। आइफर कीवी से कहती है प्लीज मिस कीवी आप जाकर अतीसे को बुला लाएं क्योंकि मुझे इन सब्जियों को पकाने के लिए आग की जरूरत है ताकि हम लोग पानी को बॉईल कर सके। कीवी से कहती है ठीक है मैं उसे बुला लाती हूँ। फिर कीवी दूसरी तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन अतीसे का दिखाया जाता है। अतीसे वहीं पर खड़ा होता है और कहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पर कैलान की फॉरबिडेन डंजन के अंदर आ सकूंगा। मुझे तो एरिक और मिस कीवी का शुक्रिया अदा
करना चाहिए, उन दोनों की वजह से मैं इस ग्रेट एडवेंचर पर आ सका हूँ। इसे वहाँ पर सामने दीवारों की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पर दीवारों के ऊपर एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न होता है। इसे कहता है क्या ये दीवारों के ऊपर एंशिएंट रूइंस के पैटर्न्स हैं? ये पैटर्न्स बहुत ज्यादा अजीब है। जिसने भी इन पैटर्न्स को बनाया है उसने इन पैटर्न्स को एक लाइन में क्यों नहीं बनाया? ये उल्टे सीधे क्यों है? और इनमें से कुछ तो यहाँ पर भी है। इन सारी दीवारों के ऊपर ये अजीब से पैटर्न क्यों बने हुए हैं? ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज इनके ऊपर से चल कर गई हो, पर इनको महसूस करने से ऐसे ही लग रहा है जैसे कि ये हाल ही में बने हों। इसे अभी वहीं पर बैठकर उस मिट्टी को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है कि उसी वक्त कीवी उसके पीछे आ जाती है और उसे पुकारती है। इससे अति से बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है, मिस कीवी आप यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे डरा दिया। कीवी उसे कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी शिप्स को रोटेट करने के लिए आई हूँ क्योंकि आइफर को आग की जरूरत है। अतिशय से कहता है, मिस कीवी आपको गार्ड की ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, आप गॉडेस की एम्बॉडीमेंट है, आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए। कीवी उसे कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन जाओ जाकर उसे आग जला दो। इसे कहता, हाँ सॉरी, मैं वहाँ पर उसे आग जलाकर देना तो भूल ही गया, अभी मैं जाता हूँ उसे आग जला देता हूँ। ये इन दोनों के रवैये से बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस कर रही होती है। वो उसे कहती है अति से, हालांकि ये बात सच है कि मैं गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एम्बॉडीमेंट हूँ, यानी कि उसने मुझे बनाया है यहाँ पर अपना अवतार देकर। लेकिन अब जबकि गॉडेस सील है और मेरे पास से मेरी पावर्स ले ली गई है, मैं प्रोफेसी की पावर्स को जनरेट नहीं कर सकती। तुम्हारी तरह एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करो। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखती है तो अतिशय वहाँ से चला गया होता है और अतिशय ने अपनी छड़ी को भी वहीं पर छोड़ दिया होता है। अतिशय वापस चला जाता है। वापस जाने के बाद उसके पास उसकी जो गन होती है वो उसी गन को यूज करते हुए फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है और उनको आग जलाकर देता है। एक बार अतिशय और एरिक तीनों वहीं पर बैठी होती है। एरिक उन सबसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कीवी आजकल कुछ बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है? हाँ मुझे पता है कि उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, कि उसे गॉडेस ने क्रिएट किया है, उसके पास उसकी ज्यादा मेमोरीज भी नहीं है, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही रोबोट की तरह महसूस होती है। अतिशय उसे कहता है, ये बात तो मुझे पहले से पता है कि वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही रूडली पेश आते हो? एरिक उसे कहता है, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? फिर उसे कहती है, वो गॉडेस ऑफ डार्कनेस की एम्बॉडीमेंट है, तुम्हें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। एरिक उसे कहता, एक तो मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आती, ये एम्बॉडीमेंट होती क्या है, मुझे भी इस बारे में समझाओ। अतिशय उसे कहता है, वैसे मुझे भी इस बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था 6 गॉडेस अपनी एम्बॉडीमेंट्स को क्रिएट करती है जब भी कभी रेथिना मुश्किल में होता है। वो यहाँ पर अपनी एक एम्बॉडीमेंट को बेचती है, अपने एक अवतार को, जो कि यहाँ पर जो हीरोज हैं उनको लीड करता है, इस मुश्किल से निमटने में मदद करता है और उसके बाद ये एम्बॉडीमेंट बहुत गायब हो जाती है। एरिक उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब हमारा जो मिशन पूरा हो जाएगा तो कीवी वापस अपनी गॉडेस ऑफ डार्कनेस के पास चली जाएगी? अतिशय कहता, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर खुश होकर उन सभी से कहती है, एक बार जब ये सारा मिशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम सभी लोग जी भर का खाना खाएंगे और पार्टी करेंगे। उसी वक्त कीवी की तरफ भी दिखाती है। कीवी पीछे वाली दीवार के साथ बैठी उनकी बातें सुन रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास होती है। अतिशय कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। अतिशय कहता है, तब ये मिशन खत्म हो जाएगा फिर हम लोग उस गाँव में जाएंगे जहाँ पर पहली बार मैं एरिक से मिला था। फिर कहती है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग वहीं पर जाएंगे क्योंकि वहीं पर जंगल के अंदर मेरी गुफा भी है, पहले मैं वहीं पर रहा करती थी। एरिक कहता, हाँ मैंने इसकी गुफा देखी है, इसका तो वहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी था। बहुत सारे आपस में हंस कर बातें कर रही होती है, लेकिन कीवी उन सबकी ये वाली बात सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि ये मिशन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और कीवी यहाँ से गायब हो जाए। तो कीवी इस बात से बहुत ज्यादा उदास होती है, लेकिन कीवी के वहाँ से चले जाने के बाद असली पार्ट की बारी आती है। फिर कहती है, तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे मिशन के एंड होने के बाद गॉडेस कीवी को इतना टाइम देगी कि वो हमारे साथ पार्टी मना सके? टीसीओ से कहता, हाँ मुझे लगता है कि गॉडेस हमारे साथ इतना तो करेगी, वो कीवी को कुछ दिन तक हमारे साथ रहने की इजाजत तो दे ही सकती है। एरिक उनसे कहता है, जैसे ही हमारा मिशन खत्म हो जाएगा और अगर गॉडेस हमें कीवी के साथ रहने का टाइम देती है हम लोग पूरी दुनिया को घूम कर देखेंगे कीवी के साथ। लेकिन उनकी ये सारी बातें कीवी ने नहीं सुनी क्योंकि वो पहले चली गई थी। नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह सुबह का दिखाया जाता है। वो सारे लोग फिर से अपने मिशन पर चल पड़ते हैं और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को एरिक फिर से अधमरा करके छोड़ देता है और उनसे कहता है, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, तो जल्दी से अपनी ड्रैगन फॉर्म में आओ और इन सभी को मारकर इनकी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर लो। लेकिन यहीं पर कीवी आती है और कीवी अपने भाले को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर का सर काट देती है। तो तीनों ही से कहते हैं, कीवी ये तुम क्या कर रही हो? मैंने इन सभी को जानबूझकर जिंदा छोड़ा था। कीवी बहुत ही सीरियस अंदाज के साथ उनसे कहती है, लगता है कि तुम सभी लोग इस बात को भूल रहे हो, तुम लोग यहाँ पर बैरोल्ड को ढूंढने के लिए आए हैं, हमारा मिशन बैरोल्ड को ढूंढना है, ना कि तुम्हारे इन दोनों दोस्तों को लेवल अप करवाना। एरिक उसे कहता है, लेकिन अगर ये दोनों लेवल अप करने के बाद स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये तो हमारे लिए अच्छा होगा। कीवी उसे कहती है, दोनों को लेवल अप करवाने से अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सभी का लेवल 70 है या फिर उससे अबव है। अगर ये दोनों लेवल अप हो भी जाती है तब भी ये मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो चुपचाप आगे बढ़ते चलो। अतिशय और आइफर भी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एरिक उसे कहता है, कीवी ये बात क्या है, तुम इतनी ज्यादा रूडली क्यों पेश आ रही हो? इससे पहले तो तुमने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। आइफर भी हंसते हुए उसे कहती है,
गार्डियस कीविए, ठीक है अगर हम लोग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, लेकिन अगर हम लोग इसी तरह लेवल अप होते रहेंगे तो फ्यूचर में हम लोग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। कीविए गुस्से के साथ उन सभी से कहती है, ठीक है तुम सभी लोग ये काम बाद में भी कर सकते हो और हम लोग बैरोल्ड को ढूंढ ले, मेरा मिशन खत्म हो जाए और उसके बाद मैं शहर से गायब हो जाऊं। तुम सभी लोग ये सब कुछ कर लेना, अपने आप को लेवल अप भी कर लेना। एरिक उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता है, उसे कहता है अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, ये तुम बात क्यों कर रही हो। उसी वक्त उन्हें ग्राउंड हिलता हुआ महसूस होता है, जैसे कि दीवारों के ऊपर कोई चीज चल रही हो। तो उसी वक्त उनकी आखिरी प्लेस का सीन भी दिखाया जाता है। उनकी आखिरी प्लेस असल में ये वो जगह होती है जहाँ पर उन लुटेरों का बॉस होता है और उनका हाइड आउट है। वो लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। लुटेरों के बॉस ने वहाँ पर बहुत सारे सामान को इकट्ठा किया होता है। रास्ते में उसे जितने भी डेड हंटर्स का सामान मिलता है वो सारा इकट्ठा करके वहाँ पर ले आता है। उसके साथ ही उसे कहते हैं, बॉस तुम तो बहुत सारा माल इकट्ठा करके लाए हो। बॉस उनसे कहता है, ये सारा सामान तो मुझे इसलिए मिल गया क्योंकि मुझे रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। मेरे सीक्रेट टनल के रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को किसी ने मार दिया। वहाँ पर जितने भी मरे हुए हंटर्स थे मैंने उन सभी का सामान उठा लिया। ये जोन हमारा सेफ्टी जोन है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी हमें यहाँ पर ढूंढ नहीं सकता। वो लुटेरे बॉस से कहते हैं, लेकिन बॉस हमने सुना है कि मैडम ने कुछ हंटर्स को इस जगह पर एक मैप देकर भेजा है और वो सारे उन्हीं जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पर से हम लोग पहले लूटमार कर चुके हैं। हो सकता है कि बहुत ही जल्दी वो लोग यहाँ पर भी आ जाएं। बॉस उनसे कहता है, तुम्हें लगता है कि मैडम ऑफ वॉइसेस इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पर आ सकती है? नहीं, ना ही उसे कोई इतना पावरफुल हंटर मिल सकता है कि यहाँ पर आने के लिए कम से कम लेवल 80 होना चाहिए। तुम्हें वाकई में लगता है कि मैडम को कोई लेवल 80 का हंटर मिल सकता है जो कि सारे रास्ते को पार करते हुए यहाँ तक पहुंच जाए, हमारे सीक्रेट बेस तक? और साथ ही बॉस हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि वो सारे हंटर्स कौन है जिन्हें मैडम ने यहाँ पर भेजा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सारे यहाँ तक पहुंचने से पहले मर जाएंगे। और उसी वक्त उन्हें भी अजीब सी आवाज आती है। वो सारी दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? सामने की तरफ देखते हैं तो सामने से एरिक, कतीसे, कीवी और आइफर चारों भागते हुए आ रहे होते हैं। वो सारे लुटेरे चिल्लाकर कहते हैं, इन सभी को तो मैडम सीलिया ने भेजा है, यही वो हंटर्स हैं जो कि मैडम सीलिया ने भेजे थे। जबकि एरिक चिल्लाकर उन सभी से कहता है, वहां से दूर हटो। उस वक्त उनके पीछे वाली दीवार टूटती है और उनके पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर निकल आता है। वो सारे लुटेरे सामने की तरफ भागना शुरू करते हैं। एरिक बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को निकालकर उस मॉन्स्टर के साथ टकराता है ताकि उसको रोका जा सके। वो मॉन्स्टर एक बड़ा सा सेंटीपीड टाइप का मॉन्स्टर होता है जो कि गोल गोल भी घूम सकता है, एक बॉल की तरह। ठीक अपनी तलवार के साथ उसको पीछे की तरफ फोर्स करता है जिससे वो पीछे की तरफ जाकर गिरता है और गिरने के बाद वो सामने आकर खड़ा हो जाता है एक सेंटीपीड मॉन्स्टर बनकर। अदीसे उसकी तरफ देखता और कहता है, तो यही वो मॉन्स्टर है जिसने दीवारों के ऊपर पैटर्न बनाए थे, लेकिन ये मॉन्स्टर इसे तो इस डंजन के डीपेस्ट पार्ट में होना चाहिए था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यही पर हम लोग अपनी एपिसोड 118 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? लेवल अप एरो की एपिसोड 119 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक, कतीसे, कीवी और आइफर चारों ही एक डंजन के अंदर होते हैं और वहीं पर उनका सामना एक हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ होता है। वो सीलिया के दिए हुए मैप को फॉलो करते हुए लास्ट रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक लास्ट बहुत बड़ा मार्क लगा होता है। उन्हें लगता है कि शायद बैरोड उन्हें वहाँ पर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बैरोड तो नहीं होता, वहाँ पर लुटेरों का सरदार होता है। जबकि वो बड़ा मॉन्स्टर भी वहीं पर अपीयर होता है। बहुत सारी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहीं पर कीवी अपना बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर पहली बार कीवी को क्रिएट किया गया था। गार्डियस कीवी को बनाने के बाद कहती है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और उस कीवी का नंबर होता है 1697, यानी कि इससे पहले 1696 कीवी बनाई जा चुकी हैं। कीवी भी उसे कहती है, किरशैली मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो गार्डियस ऑफ डार्कनेस किरशैली कीवी को बताती है कि मुझे फिलहाल गैरहान और जिनोविया ने अपनी एक स्पेस के अंदर ट्रैप कर लिया है, जिसकी वजह से मेरी डिवाइन पावर्स बहुत ज्यादा वीक हो गई है। थोड़ी देर के लिए उनकी पावर्स वीक हुई थी, मैंने उसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हें क्रिएट किया है, हालांकि मैं तुम्हें कंप्लीटली क्रिएट नहीं कर पाई। कीवी कहती है, जी गॉडेस मेरे पास सारी मेमोरीज आ चुकी हैं जो कि मेरे ब्रेन में इनपुट की गई हैं। और साथ ही कीवी कहती है, लेकिन गॉडेस मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक है। आपने मुझे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मिशन बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जबकि मेरे पास जो फिजिकल बॉडी है और मेरे पास जो डिवाइन पावर्स है बहुत ज्यादा कम है। इस मिशन को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। गॉडेस किरशैली से कहती है, मेरे पास जो थोड़ी बहुत पावर्स थी मैंने उसके साथ तुम्हें क्रिएट कर दिया है, इसके अलावा मेरे पास और पावर्स नहीं थी। तो मेरी सारी पावर्स को तो सील कर दिया गया है, इसी वजह से तुम्हें एक्सटर्नल हेल्प लेना पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी दुनिया से आए हुए एक इंसान जिसका नाम रियू हानबिन है उससे जाकर हेल्प मांगो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस मिशन को पूरा करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। कीवी ये कहती है, मैं उस बंदे की इन्फॉर्मेशन को चेक कर रही हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद मैंने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया है। हाँ, वो बंदा वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस मिशन को पूरा करने में मेरी हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके साथ एक ड्रैगन और एक विवरियन भी है। हो सकता है कि वो मेरे इस मिशन को पूरा
करने के दौरान बाधा बने। गार्डियस कैशियली उसे कहती है हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता क्योंकि वो दोनों रियो हानबिन के दोस्त हैं। हो सकता है कि उन दोनों की मदद से तुम्हारा मिशन जल्दी पूरा हो जाए। किवी ये कहती है अब ये तो डिपेंड करता है कि वो दोनों किस तरह बिहेव करते हैं। और यहीं पर हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। वो बड़ा सा सेंटीपीड मॉन्स्टर जो कि अपने आप को व्हील की तरह घुमा सकता है, वो बड़ी स्पीड के साथ दीवारों के ऊपर कूद रहा होता है। एरिक कहता है मैंने तो अपनी तलवार के साथ सिर्फ एक ही हिट लगाई है और जरा देखो तो सही, ये पागलों की तरह इस दीवार से उस दीवार के ऊपर कूद रहा है। आइफर कहती है इसके बार बार इधर उधर दीवारों के साथ टकराने से ये सारी डंजन हिल रही है, कहीं दीवारें गिर ना जाए। अतीसे एरिक से कहता है मुझे तुम्हें वार्निंग देने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वार्निंग दे ही देता हूँ कि यहाँ पर ओरा की पावर्स को यूज मत करना। एरिक उसे कहता है हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है अगर मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यहाँ पर यूज किया तो ये सारी की सारी डंजन ढह जाएगी और हम सभी लोग इसके नीचे आ जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ओरा की पावर को यूज किए बिना हम लोग इसको रोक सकते हैं या फिर इसकी इस मोटी स्किन के ऊपर कोई भी डैमेज डाल सकते हैं। इसका शेल बहुत ज्यादा टफ है और ऊपर से ये रोटेट कर रहा है, इसलिए मेरा ब्लेड उसकी बॉडी के ऊपर जरा सा भी स्क्रैच नहीं डाल रहा। किवी उनसे कहती है चलो जल्दी से यहाँ से भाग चलते हैं क्योंकि हमारा मिशन यहाँ पर बैरोड को ढूंढना है, ना ही किसी मॉन्स्टर से फाइट करना है। क्योंकि अगर यहाँ पर रियो हानबिन तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। किवी उनसे कहती है जैसे ये मॉन्स्टर दूसरी तरफ जाएगा उसी वक्त हम सभी लोग एक एक करके यहाँ से निकल चलेंगे। एरिक उसे कहता है नहीं जरा रुको एक सेकंड के लिए, हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर डैमेज डाल सकते हैं। किवी उसे कहती है अब तुम्हारे पास कौन सा प्लान है? एरिक उसे कहता है अब देखते जाओ। वो अतीसे से कहता है अतीसे उसे कहता है तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ गई है, मुझे बस इसको रोटेट करने से रोकना होगा। ठीक है मैं मिशन को पूरा करूंगा, हालांकि ये मिशन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। फिर साथ ही एरिक आइफर से कहता है उस बैंडेड ने वहाँ पर बहुत सारी तलवारों को इकट्ठा करके रखा हुआ है। आइफर क्या तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? आइफर उसे कहती है हाँ मुझे समझ आ गई है, मुझे क्या करना है। और फिर आइफर बड़ी स्पीड के साथ उन सारे नाइफ्स की तरफ आगे बढ़ती है जहाँ पर उसने अपने लूट का सामान रखा होता है। उन लुटेरों ने आइफर उस लूट के सामान की तरफ बढ़ी होती है जबकि वो व्हीली भी उसके पीछे ही आता है, यानी कि वो घूमने वाला मॉन्स्टर। आइफर जैसे उस लूट के माल के पास पहुंचती है तो वहाँ पर वो लुटेरे भी छुपे होते हैं। वो उसे कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये जगह तुम्हारे जैसी बच्ची के लिए नहीं है। तो चिल्लाकर उसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और यहाँ से जल्दी से भागो, मॉन्स्टर इस तरफ आ रहा है। किवी ये सोच रही होती है आइफर का लेवल बहुत ज्यादा लो है, वो इस मॉन्स्टर को कभी भी नहीं रोक पाएगी। और जैसे वो आगे बढ़ने लगती है उसी वक्त अतीसे अपनी गन को यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अपनी बुलेट्स को फायर करता है। किवी उसे कहती है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी बुलेट्स उसके शेल के अंदर नहीं जा सकती, तो फिर उसके ऊपर बुलेट्स को क्यों दाग रहे हो, जबकि एरिक की स्वॉर्ड भी उसकी स्किन के अंदर नहीं दन सकती। अतीसे उसे कहता है तुम बस देखते जाओ। अतीसे से कहता है एक गन के अंदर से फायर मैजिक क्रिस्टल की पावर्स की मदद से बुलेट्स को शूट किया जाता है और वो बुलेट बहुत ही स्पीड के साथ सामने टारगेट पर जाकर लगती है। हाँ ये बात ठीक है कि बुलेट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसका मेटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो इसके शेल के अंदर नहीं घुस सकती। लेकिन मैं यहाँ पर जिस वेपन को यूज कर रहा हूँ इस वेपन के अंदर हम लोग बुलेट्स को यूज नहीं कर रहे, बल्कि इस वेपन के अंदर हम लोग क्रिस्टल्स को यूज कर रहे हैं। और क्रिस्टल्स के अंदर क्योंकि मैजिकल एनर्जी होती है इसलिए मैं क्रिस्टल्स को यूज कर सकता हूँ, जिससे कि बुलेट्स जो कि मैजिकल क्रिस्टल्स होते हैं वो जैसे उसके शेल के साथ टकराते हैं अतीसे अपने मैजिक को यूज करते हुए उन क्रिस्टल्स के अंदर से बहुत सारी आइस को निकालता है। वो सारी आइस उस बड़े से सेंटीपीड मॉन्स्टर को कवर कर लेती है। जैसे उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर आइस जम जाती है वो सारे लुटेरे उस तरफ देखते हैं और कहते हैं जरा उस मॉन्स्टर की तरफ तो देखो, वो मॉन्स्टर ग्राउंड के ऊपर स्लिप हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर आइस चढ़ चुकी है और उस मॉन्स्टर के स्लिप होने की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज होना शुरू हो जाती है। वो लुटेरे भागना शुरू करते हैं और कहते हैं चाहे कि वो स्लिप ही क्यों ना हो रहा हो लेकिन फिर भी उसकी डायरेक्शन तो हमारी तरफ ही है, वो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। आइफर जो कि उनके लूट के सामान के पास ही खड़ी होती है वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर जितनी भी तलवारें होती है उन सभी को यूज करती है। वो उन सभी को कंट्रोल करते हुए वहाँ पर एक नेट बनाती है अपनी पावर्स का और उस नेट के साथ ही उस घूमने वाले मॉन्स्टर को रोकती है। सारे लुटेरे वहीं पर नीचे झुक जाते हैं और इन्हें लगता है कि शायद वो मॉन्स्टर उनके ऊपर गिरने वाला है और उनका नीचे आकर कीमा बन जाएगा। लेकिन आइफर ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को हवा में रोक लिया होता है और फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने जाल को सामने की तरफ आगे धक्का देती है। इसकी वजह से वो घूमने वाला मॉन्स्टर सामने की तरफ जाता है और सामने की तरफ धक्का लगने की वजह से वो अपनी गोल शेप से बाहर निकल आता है। अब वो एक सेंटीपीड मॉन्स्टर है और वो सीधा एरिक की तरफ आगे बढ़ रहा है। एरिक जल्दी से अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी तलवार के ऊपर ओरा की पावर को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को सेंटर से दो हिस्सों में काट देता है। जैसे उन तीनों ने मिलकर उस बड़े मॉन्स्टर को मार दिया है उसी के फौरन बाद ही किवी ये सोच रही होती है कि थोड़ी देर पहले उसने एरिक से कहा था कि इन दोनों को लेवल अप करवाने का कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल
पावरफुल है, उनके सामने तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल बेकार है। लेकिन अब उससे समझ आ रही है कि यहाँ पर ये तीनों मिलकर काम कर सकते हैं, तब इनकी पावर्स बढ़ जाती है। वो तीनों ही बहुत ज्यादा खुश होती है और एक दूसरे के साथ पंचेस टकराते हैं और जश्न मना रहे होते हैं कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को मिलकर मार दिया है। एरिक उनसे कहता है फिर भी कभी इस तरह का कोई मॉन्स्टर जो कि लोअर ग्राउंड का वो ऊपर आ सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें हर वक्त ऑन गार्ड रहना चाहिए और अपने आसपास ध्यान रखना चाहिए। अतिशी उनसे कहता है चलो शुक्र है हम लोगों ने यहाँ पर ओरा की पावर को ज्यादा रिलीज किए बिना ही उस मॉन्स्टर को मार दिया, वो भी सिर्फ अपने टीम वर्क से। अगर तुम ओरा की पावर को रिलीज करते तो सारी डंजन गिर जाती। आइवर कहती है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने उसको अपनी पावर से ब्लॉक किया था। लेकिन जैसी वो किविया की तरफ देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही वो चिल्लाकर कहती है एरिक ये तुमने क्या किया? मॉन्स्टर को काटने पर उसका जितना ब्लड होता है वो सारा किविया के ऊपर गिरा होता है और किविया बेचारे की पूरी बॉडी ब्लड से कवर होती है। डीसी और आइवर भागती हुई किविया के पास चली जाती है और उसे साफ कर रही होती है। आइवर चिल्लाकर एरिक से कहती है एरिक क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जब तुम उस मॉन्स्टर को काट रहे थे तो कम से कम तुम्हें देखना तो चाहिए था, तुमने गॉडेस के ऊपर सारा ब्लड डाल दिया है। एरिक हंसते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि किविया पीछे ही खड़ी है। और साथ ही उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो। किविया काफी ज्यादा गुस्से में होती है, वो आगे बढ़ती है और उस बैंडेड बॉस से कहती है बैरोल्ड कहाँ पर है? वो बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कौन बैरोल्ड? मुझे बैरोल्ड के बारे में नहीं पता। किविया उसे कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ? मुझे बताओ बैरोल्ड दिस वर्ड किंग कहाँ पर है? इस बेचारे को वाकई में नहीं पता होता कि ये किस बारे में पूछ रही है। एरिक कहता अब इसको क्या हो गया, ये जाने कितने गुस्से में क्यों है। आइवर और तीसरी उसे कहती है एरिक जाओ जाकर तुम उससे बात करो, उससे पूछो उसे क्या हुआ है। एरिक कहता है लेकिन मैं वहाँ पर जाकर उससे क्यों पूछूं? वो दोनों से कहते हैं हम दोनों क्योंकि गॉडेस के बनाए हुए लोग हैं, हम दोनों रेथिनियंस हैं, इसलिए तुम जाकर पूछो, हमारे ऊपर वो इतना गुस्सा नहीं करेगी। एरिक कहता है नहीं मैं उससे जाकर बात नहीं कर सकता क्योंकि एक मॉन्स्टर को पकड़ना बहुत ज्यादा आसान है और इससे बात करना मुश्किल है। लेकिन जैसी एरिक की नजर सामने दीवार के ऊपर पड़ती है उस निशान के ऊपर जो कि इन बैंडेट्स का निशान है, एरिक कहता है अतीसे जरा मुझे वो मैप तो दिखाना जो कि सीलिया ने हमें दिया था। वो लुटेरों का बॉस किविया से कहता है मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मुझे बैरोल्ड स्वर्ड किंग के बारे में नहीं पता। तुम सभी लोग तो यहाँ पर मैडम के ऑर्डर पर हमें पकड़ने के लिए आए होगे, तो फिर तुम किसी और के बारे में क्यों पूछ रही हो? किविया उसे कहती है तुम किस मैडम की बात कर रही हो? क्या तुम मैडम ऑफ ओएसिस यानी कि सीलिया की बात कर रहे हो? एरिक उस मैप के ऊपर इस निशान को देखता है तो दीवार के ऊपर भी वही निशान बना होता है। एरिक इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है उस औरत ने हमें धोखा दिया है, उसने हमें बेवकूफ बनवाकर अपना काम करवा लिया। फिर वो सारे लोग वापस आ जाते हैं। उनके वापस आने से पहले सीलिया के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस सीलिया अपने ऑफिस में बैठी होती है जबकि उसके साथ उसके ऑफिस में कोई बैठा होता है और वो उससे बात कर रही होती है। तो उसके साथ वाला बंदा उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया। सीलिया उसे कहती है तुम्हें जो भी पोशंस और जितनी भी मेडिसिन चाहिए थी साथ में तुम्हारा खाना भी, ये सब कुछ मैंने पैक कर दिया है। इस बार तुमने काफी कुछ ऑर्डर किया है, लगता है कि तुम इस बार डंजन की बहुत ज्यादा गहराई में जाने वाले हो, यहाँ पर काफी अर्सा रहोगे। तो बंदा उसे कहता है हाँ इस बार मैं काफी अंदर तक जाऊंगा। मिस सीलिया उसे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि कुछ लुटेरे मुझे तंग कर रहे हैं, क्या तुम उनको भी रास्ते में निपटा दोगे या नहीं? बंदा उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देता। मिस सीलिया उसे कहती है लास्ट टाइम मैंने तुमसे कहा था कि उन सभी से निपट लेना, लेकिन तुम फिर से भूल गए। मुझे लगा ही था कि तुम इस बार फिर से भूल जाओगे, इसी वजह से मैंने एक हंटर्स की एक टीम को उन सभी से निपटने के लिए पहले ही भेज दिया है। उसी वक्त एरिक, अतीसे, आइवर और किविया भी दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है। दरवाजे के बाहर वाला गार्ड उनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रुक नहीं रहे होते। मैडम सीलिया उनकी आवाज सुनते ही पहचान जाती है और कहती है लगता है वो सभी लोग वापस आ गए और वो बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो अपने साथ वाले बंदे से कहती है साथ वाले रूम में जाकर छुप जाओ, ये लोग तुम्हें देख लेंगे। और वो बंदा जल्दी से भागता हुआ साथ वाले रूम में चला जाता है। जबकि उसी वक्त दरवाजा खुलता है। एरिक काफी ज्यादा गुस्से में अंदर आता है और बाकी के तीनों भी उसके साथ ही होते हैं। मिस सीलिया उनसे कहती है तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी वापस आ गए हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 119 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? लेवल अप एरर के एपिसोड 120 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एरिक, अतीसे, किविया और आइवर चारों ही मिस सीलिया के रूम के अंदर आ जाते हैं और वो चारों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं क्योंकि मैडम सीलिया ने उन सभी को धोखा दिया है। उसने उनको जो मैप दिया था वो लुटेरों का था, ना कि बैरोल्ड को ढूंढने के लिए। मैडम सीलिया उनसे कहती है तुम सभी लोग तो बहुत ही जल्दी वापस आ गए हो। एरिक उसे कहता हम सभी लोग वापस आ गए क्योंकि वहाँ पर पहुंचने में तो बहुत ज्यादा दिन लगे, लेकिन ये बंदा जो कि हमें वहाँ पर आखिरी रूम में मिला था इसके पास एक सीक्रेट रास्ता था जिसको फॉलो करते हम लोग बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंच आए हैं। उन्होंने लुटेरों के बॉस को भी अपने साथ ही बंदी बनाकर लाया होता है। मिस सीलिया उनसे कहती है तो क्या तुम्हें वो बंदा मिला जिसको तुम ढूंढ रहे थे? एरिक उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पहले से पता था कि बैरोल्ड वहाँ पर नहीं है। तुमने हमें जो मैप दिया था वो सारे का सारा मैप ही इन लोगों की हाइड आउट्स का था और जहाँ जहाँ पर निशान लगे हुए थे वो सारे ही इनकी हाइड आउट्स थी। उसी वक्त मिस सीलिया अपने पास एक पाउच को उनके सामने खाली करती है और कहती है 1 मिलियन एक्स मिलेंगे तुम्हें इस काम के बदले में, क्योंकि डंजन बहुत ही खतरनाक
जगह है और वहाँ पर इन लुटेरों ने अपना घर बनाया हुआ है, इसीलिए हमारे लोग वहाँ पर जा नहीं पाते थे। अब जबकि तुमने ये सारा एरिया क्लियर कर दिया, इसी वजह से तुम्हें 1 मिलियन एक्स इनाम में मिलेंगे। मार्केट प्राइस से ये प्राइस बहुत ज्यादा है एक डंजन को क्लियर करने के लिए। और तुम सभी लोगों का अपना मकसद भी पूरा हो गया। तुम सभी लोगों ने उस एरिया को अपने आप से सर्च कर लिया और तुम्हें वहाँ पर वो बंदा नहीं मिला जिसको तुम ढूंढ रहे थे। इसीलिए उसे कहती है जल्दी से ये पैसे उठाओ और यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस कैलान में तुम्हारे रुकने की कोई और वजह बची है। तुम्हें वो बंदा नहीं मिला तो चुपचाप इस शहर से निकल जाओ। अतीसी, आइफर और कीवियर तीनों ही पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन एरिक अभी उसके सामने खड़ा होता है। वो अपनी तलवार निकालता है और उसे मिस सीलिया के सामने करके खड़ा हो जाता है। मिस सीलिया कहती है कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो मेरी मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी। एरिक उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे साथ जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है और तुम्हें इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है। मैंने तुम्हारी गर्दन पर अपनी तलवार क्या रखी, अब तुम्हें डर लग रहा है। मिस सीलिया उसे कह दिया बेवकूफ कहेंगे, मैं ये सारी बातें तुमसे नहीं कर रही। उसी वक्त साथ वाले रूम का दरवाजा खुलता है और कोई बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और एरिक के मुंह पे अपना हाथ रखते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का देता है। उस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि पीछे वाली खिड़की टूट जाती है और एरिक खिड़की के रास्ते से बाहर गिरता है। और उसी वक्त वो बंदा उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच भी दे मारता है। एरिक वहाँ से नीचे की तरफ गिरता है। वो पहले ऊपर वाले टैवरन से नीचे गिरता है और नीचे वाले फ्लोर पर गिरता है। नीचे वाला फ्लोर भी टूट जाता है। वो उससे नीचे वाले फ्लोर पर गिरता है और वो वाला फ्लोर भी टूट जाता है और फिर उससे नीचे वाले फ्लोर पे जाकर गिरता है। एरिक उस डंजन की काफी ज्यादा गहराई के अंदर जाकर गिरता है और अपने आप को संभालते हुए कहता है मेरा सर दर्द कर रहा है, पता नहीं किसने मुझे इतने जोर से पंच मारा। लगता है कि उसने अपने ऑफिस के अंदर किसी बड़े से बियर को रखा हुआ है। उसी वक्त एरिक को सामने से बहुत ज्यादा ऑरा की पावर महसूस होती है। एरिक अपने सामने की तरफ देखता और कहता है ये तो ऑरा की पावर है, हमने कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि ऑरा की पावर को यूज कर रहा है। और उसके सामने एक वॉल्टेरियन वॉरियर खड़ा होता है। एरिक के पास विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है स्वॉर्ड किंग बैरोल्ड और उसका लेवल 200 दिखाया जा रहा है प्लस अल्फा, यानी कि उसके पास गॉडेस की ब्लेसिंग्स भी है। बैरोल्ड उसके सामने खड़ा होकर एरिक से कहता है हालांकि तुम सिर्फ एक थीफ हो, यानी तुम सिर्फ एक लुटेरे हो, लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बैरोल्ड एरिक से कहता है कौन हो तुम, क्या तुम यहाँ पर सीलिया को मारने के लिए आए हो, क्या तुम कोई किलर हो। एरिक उसे कहता है जरा रुको, हम दोनों का आपस में कोई भी झगड़ा नहीं है, उसे मारने के लिए नहीं आया बल्कि उसने हमें बेवकूफ बनाया है। एरिक उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो लोग यहाँ पर बैरोल्ड को ढूंढ रहे होते हैं। वो उसे कहता है हम दोनों के पास तो फाइट करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरा नाम फिलाट बेनी है और मैं भी एक वॉल्टेरियन वॉरियर हूँ। वो भी अपनी बात को कंप्लीट भी नहीं करता। बैरोल्ड बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो एरिक को एक जबरदस्त पंच मारता है और एरिक बेचारा पीछे वाली सारी दीवारों को तोड़ता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। एरिक फिर से चिल्लाकर उसे कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी, फिर तुम मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो, मेरा नाम फिलाट बेनी है। बैरोल्ड उसे कहता है तुम फिर से वही कहने वाले हो कि तुम एक वॉल्टेरियन वॉरियर हो, मुझे इससे आगे और कुछ भी नहीं सुनना, चाहे तुम कौन सी बकवास क्यों ना कर लो, मैं इस बात पर यकीन नहीं करूंगा। और वो फिर से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार बैरोल्ड अपने पीछे पड़े हुए एक बड़े से पिलर को हाथ डालता है जो कि लकड़ी का बना होता है या फिर पत्थर का बना होता है। वो उस पिलर को अपने हाथ में पकड़कर घुमाकर एरिक के ऊपर दे मारता है, जबकि एरिक भी इस बात से हैरान होता है और कहता है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं एक वॉल्टेरियन वॉरियर नहीं हूँ, मैं एक फेक हूँ। एरिक भी उसके उस पिलर को पंच मारने के लिए रेडी होता है और कहता है तो लगता है कि तुम इस तरह मेरी बात नहीं सुनने वाले, तुम्हारे साथ फाइट करना ही पड़ेगी। वो उस पिलर को पंच मार के तोड़ देता है, लेकिन जैसे वो उस पिलर को तोड़ता है उसी वक्त पीछे से बैरोल्ड निकलता है और फिर से उसे पंच मारता है। बैरोल्ड उसके सर में एक पंच मारता है। एरिक अपने सर के साथ उसके पंच को बर्दाश्त तो करता है, लेकिन फिर भी वो नीचे वाली दीवारों को तोड़ते हुए बहुत ज्यादा गहराई में जाकर गिरता है। बैरोल्ड के इस पंच की वजह से एरिक की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो नीचे जाकर सर के बल गिरता है। एरिक कहता है उसने मेरे सर में पंच मारा है जिसकी वजह से मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए गायब हो गई है और वो इसी तरह मुझे मारता रहा तो मेरे बचने के चांसेस कम है। लेकिन जैसे एरिक अपनी आंखें खोलता है तो बैरोल्ड फिर से उसके ऊपर किक मारने के लिए रेडी होता है। वो अपने पाँव के साथ ही उसके ऊपर पाँव मारने वाला होता है। एरिक जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हो जाता है। एरिक कहता है ये तो वाकई में मुझे मारना चाहता है क्योंकि इसके अटैक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे अपने आप को बचाना पड़ेगा। लेकिन साथ ही एरिक कहता है मुझे यहाँ पर एक एडवांटेज तो है क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है और इसके मूव्स भी हर बार सेम ही है, इसलिए मुझे पता है कि इसका अगला मूव कौन सा होने वाला है और ये कहाँ पर पंच मारने वाला है। लियोनहार्ड के साथ फाइट के दौरान क्योंकि उसका साइज कम था तो उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसी वजह से मुझे पता नहीं चलता था कि वो कहाँ से मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, इसलिए उसके साथ फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मुश्किल हुई। बैरोल्ड उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। एरिक अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। एरिक कहता है मैं इसे काउंटर अटैक तो नहीं कर सकता, फिलहाल इसे ब्लॉक ही करना होगा। लेकिन उसी वक्त उसे महसूस होता है कि एक बड़ा सा पंच उसकी तरफ आ रहा है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो जैसे एरिक को वो वाला पंच पड़ता है एरिक फिर से दीवार को तोड़ता हुआ पीछे वाली साइड पे जाकर गिरता है एक क्लिफ के ऊपर। बैरोल्ड एरिक से कहता हालांकि तुम यहाँ पर एक वॉल्टेरियन वॉरियर होने का नाटक कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक वॉल्टेरियन के तरह तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे
मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसा कोई लुटेरा सिर्फ ब्लॉकिंग स्किल्स को यूज करते हुए कोई चीज चोरी कर सकता है। तुमने अपनी तलवार को सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा है, अपने वेपन को यूज करो। एरिक उसे कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं कोई चोर या लुटेरा नहीं हूँ, हम लोग यहाँ पर तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। बेरोल्ड उसे कहता है, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जल्दी करो अपनी तलवार को बाहर निकालो, तुम अपनी तलवार को क्यों नहीं यूज कर रहे। एरिक उसे कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मैंने अगर वेपन को यूज नहीं किया तो तुम भी अपने वेपन को यूज नहीं कर रहे। तब तुम वेपन को यूज नहीं करोगे, मैं भी वेपन को यूज नहीं करूंगा। और साथ ही एरिक अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसकी थोड़ी के नीचे एक जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। एरिक अपने पंच के साथ तो उसकी थोड़ी को हिला भी नहीं पाता। बेरोल्ड उसे कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम चाहते हो कि पहले मैं वेपन को यूज करूं। वो अपने साथ से एक लोहे की रॉड उठाता है। बेरोल्ड उस लोहे की रॉड को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी 2 उंगलियों को स्क्वीज करते हुए उस लोहे की रॉड को एक साइड से बहुत ज्यादा बारीक कर देता है, यानी ऊपर से उसको छील देता है। इससे उसका बारीक सा एज बन जाता है और वो एक तलवार बन जाती है। एरिक भी ये देखकर बहुत सा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो एक लोहे की रॉड को छील कर तलवार बना दिया। बेरोल्ड अपनी तलवार को रेडी करने के बाद स्लैश लगाने के लिए रेडी है और एरिक से कहता है, जल्दी से अपनी तलवार निकालो अगर मरना नहीं चाहते। एरिक भी जल्दी से अपनी तलवार को निकाल कर ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। बेरोल्ड अपनी तलवार को घुमाते हुए एरिक के ऊपर स्लैश लगा देता है। जैसे वो उसके ऊपर स्लैश लगाता है, पहले तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 1 सेकंड के बाद ही वहाँ पर एक जबरदस्त एयर प्रेशर निकलता है और पीछे जितनी भी चीजें होती है वो सारी की सारी तबाह हो जाती है और एरिक की बॉडी के ऊपर भी एक जबरदस्त स्लैश लगती है, यहाँ तक कि उसकी तलवार भी कट जाती है और एरिक की बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और एरिक उस क्लिफ के ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। बेरोल्ड उसके नीचे गिरने के बाद कहता है, तो तुम सिर्फ एक ब्लफ कर रहे हो क्योंकि मुझे पहले ही लगा था कि तुम एक वाल्टेरियन वॉरियर नहीं हो। बेरोल्ड पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, इस बात को लेकर तो मैं श्योर हूँ कि इतने से अटैक के साथ तुम नहीं मरने वाले, लेकिन हमारी फाइट यहीं पर खत्म होती है। लेकिन एरिक फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और साथ ही अपनी ओरा की पावर को रिलीज करता है। बेरोल्ड भी उसकी ओरा की पावर को रिलीज होते हुए देखा, जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ता है। एरिक वहीं से उसके ऊपर एक स्लैश लगाता है और एरिक की ये वाली स्लैश काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन बेरोल्ड अपनी तलवार के साथ ही उसकी ओरा की पावर को ब्लॉक कर लेता और कहता है, तुम्हारी ओरा की पावर तो काफी ज्यादा है, लेकिन अफसोस तुमने यहाँ पर उठकर गलती कर दी। अगर तुम वहीं पर पड़े रहते तुम्हारे जख्म वही रहने थे जो तुम्हारी बॉडी पर पहले से है। अब तुम्हारे बचने के चांसेस कम है। लगता है कि तुम एक बेवकूफ बच्चे हो जो कि इतना भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे सामने वाला ओपोनेंट तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम फिर से उठकर खड़े हो गए हो मुझसे फाइट करने के लिए। एरिक गुस्से के साथ उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें जरा भी इस बात का अंदाजा है कि तुम्हें ढूंढने के लिए हम लोगों ने कितनी मुश्किलों को झेला है, हम लोग कितनी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचे हैं। तुम्हें लगता है कि मैं बस तुम्हें ऐसे ही यहाँ से जाने दूंगा। और साथ ही वो उसे चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है, बेरोल्ड द स्वॉर्ड किंग। बेरोल्ड जैसे उसके मुंह से अपना नाम सुनता है वो हंसना शुरू कर देता है और एरिक उसे कहता है, मैंने यहाँ पर कौन सा तुम्हें जोक सुनाया है जो तुम इतना ज्यादा हंस रहे हो। बेरोल्ड आगे से हंसते हुए उसे कहता है, काफी अरसे के बाद मैं तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ बच्चे को देख रहा हूँ जिसे पहले से पता है कि मैं बेरोल्ड द स्वॉर्ड किंग हूँ, 4 हीरोज में से एक हीरो, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ फाइट करने को रेडी हो। बेरोल्ड भी जल्दी से अपनी तलवार के ऊपर ओरा की पावर को रिलीज करता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ फाइट ही करना चाहते हो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरे किए देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ स्वॉर्ड किंग बनकर ही फाइट करूंगा। और वो जैसे अपनी तलवार के ऊपर ओरा की पावर को रिलीज करता है, एरिक को भी डर महसूस होता है। एरिक कहता है, थोड़ी देर पहले ये डिफरेंट था लेकिन अब ये डिफरेंट हो गया, अब तो ये वाकई में एक स्वॉर्ड किंग बन गया है। एरिक सामने की तरफ देखता है तो ओरा का बना हुआ एक बड़ा सा बेरोल्ड यानी कि एक स्वॉर्ड किंग उसके सामने खड़ा होता है। एरिक कहता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे उसे वो फीलिंग महसूस होती है उसी वक्त एरिक को बड़े से हेल डॉग्स के साथ फाइट याद आती है, जहाँ पर बड़े बड़े हेल डॉग्स के साथ उसे रोजाना फाइट करना पड़ती और उसे सर्वाइव करना पड़ता। इसी वक्त उसका कॉन्शियसनेस उसे कहता है, अगर तुम यहाँ पर सर्वाइव नहीं करोगे तो तुम इनके हाथों से मारे जाओगे। और एरिक भी एक मॉन्स्टर बन जाता है। एरिक भी मॉन्स्टर वाली हंसी देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे इसे मारना ही पड़ेगा ताकि मैं सर्वाइव कर सकूं। और वो भी अपनी ओरा की पावर को रिलीज करता है। दोनों ही मॉन्स्टर्स की तरह अपनी अपनी ओरा की पावर को रिलीज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे वो एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर आकर गिरता है और वो दोनों अपनी फाइट को वहीं पर रोक देते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। मिस सिलिया चिल्लाकर उसे कह रही होती है, बेरोल्ड कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम मेरे सारे के सारे शहर को तबाह करना चाहते हो। बेरोल्ड उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार को फेंक देता और कहता है, तुमने तो मेरा सारा मजा ही किरकिरा कर दिया, मैं तो इस बच्चे के साथ अभी फाइट करना चाहता था। और यहीं पर हमारी एपिसोड 120 का एंड करते हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।